everyone, welcome to CUET PG Adda 24/7. This is Priya, your educator and mentor for economics. और आज हम लोग साथ मिलके करने वाले हैं आपके CUET PG इकोनॉमिक्स का ही प्रीवियस ईयर पेपर. सो आपको पता है अभी तक काफी सारे पेपर्स मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ. 2026 का पेपर, 2025 का पेपर, 2024 का पेपर. एंड इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू कवर एंड डिस्कस जो आपका CUET PG इकोनॉमिक्स का पेपर रहा था 2023 में. सो लेट्स बिगिन द सेशन. एंड सबसे पहले अपने नोटबुक एंड पेन के साथ रेडी रहना है. क्या अप्रोच आपको थ्रू आउट द सेशन अपनाना है कि हर एक क्वेश्चन को पहले खुद आंसर करने की कोशिश करना है एंड देन चेक करना कि क्या जो आपने आंसर सोचा था वो करेक्ट है और जो आपने लॉजिक अप्लाई किया था क्या वो सही था या नहीं. 2023 के पेपर के बारे में बात करूं तो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह के हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं. काफी सारे क्वेश्चंस आपको डुएबल लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं. सो वी विल बी कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड वी विल ट्राई कि सेशन के दौरान ही आपको हर एक टॉपिक और हर एक क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1. वेरी इजी क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स गिवन है और इन दोनों स्टेटमेंट्स को समझते हुए आपको बताना है कि उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी सही है या गलत है. इन ऑप्शंस में से आपको बताना है. पहली स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है या आपको कहा गया है पहली स्टेटमेंट में कि लेट्स से कि हमारे पास दो गुड्स हैं, गुड 1 है, गुड 2 है. ठीक है, अब हमारे पास गुड 1 एंड गुड 2 का लेट्स से कोई बंडल एक्स है. मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर रही हूँ इसको. लेट्स से हमारे पास कोई बंडल एक्स है. बंडल एक्स में क्या है, गुड 1 एंड गुड 2 की इतनी इतनी क्वांटिटी है. ओके, देयर इज अनदर बंडल, लेट्स कॉल दिस बंडल बंडल वाई. ठीक है, इसे हम कहेंगे बंडल वाई. अब ये बंडल वाई क्या है, इस बंडल वाई में गुड 1 एंड गुड 2 की y1 y2 क्वांटिटी अवेलेबल है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये है हमारे पास हमारा बंडल वाई. इसमें गुड 1 एंड गुड 2 की इतनी इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है. आपको साथ ही में दोनों ही गुड्स की कीमत भी यहाँ पर गिवन है. ठीक है, अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन को समझे, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि जो कंज्यूमर का x1 x2 वाले बंडल पर खर्चा है वो खर्चा बराबर है या ज्यादा है y1 y2 बंडल पर होने वाले खर्चे से. ठीक है, देन इफ द कंज्यूमर इज चूजिंग द मोस्ट प्रेफर्ड बंडल, यानी कि इन दोनों में से कंज्यूमर अपना सबसे ज्यादा प्रेफर्ड बंडल चूज कर रहा है जिसे वो अफोर्ड भी कर सकता है, वी मस्ट हैव दिस सिचुएशन. ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एकदम हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, कि कंज्यूमर के लिए दोनों ही बंडल्स अफोर्डेबल थे और जब दोनों ही बंडल्स अफोर्डेबल थे तो कंज्यूमर जिस बंडल को ज्यादा प्रेफर करता है कंज्यूमर ने उस वाले बंडल को यहाँ पे चूज करना है. ठीक है, द कंज्यूमर इज चूजिंग द मोस्ट प्रेफर्ड बंडल शी कैन अफोर्ड, वी मस्ट हैव दिस सिचुएशन. ओके, अब देखो स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि अगर एक बंडल को चूज किया जाए जब दूसरे बंडल को चूज किया जा सकता था, यानी कि दूसरा बंडल भी अफोर्डेबल था, तो हमें पता चलता है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई करूं, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो बंडल हैं. ठीक है, बंडल एक्स है, बंडल वाई. बंडल एक्स में x1 x2 क्वांटिटी, बंडल वाई में y1 y2 क्वांटिटी है. अब कंज्यूमर के लिए अगर दोनों ही बंडल्स अफोर्डेबल है, दोनों बंडल्स अफोर्डेबल थे लेकिन कंज्यूमर ने y को नहीं चूज करा, दैट कुड हैव बीन चोजन, वो चूज किया जा सकता था बट उसने चूज नहीं किया, उसने चूज करा बंडल एक्स को जिसमें x1 x2 क्वांटिटी है. तो हमें क्या पता चलता है, दोनों बंडल्स अफोर्डेबल थे बट वो किसे प्रेफर कर रहा है, बंडल एक्स को जिसमें x1 x2 क्वांटिटी है. सो इट शोज दैट दिस बंडल इज रिवील्ड प्रेफर्ड ओवर द अनदर बंडल जो वो चूज कर सकता था. तो हमारी स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमारी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं, आपको डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शंस गिवन है और उन यूटिलिटी फंक्शंस को यूज करते हुए आपको एमआरएस को कैलकुलेट करना है और आपको बताना है कि एमआरएस यहाँ पे क्या बनेगी. ठीक है, चलिए सबसे पहला जो हमारे पास हमारा यूटिलिटी फंक्शन है दैट इज सी x1 रेज टू द पावर a x2 रेज टू द पावर b. हमें क्या करना है, इस यूटिलिटी फंक्शन को यूज करते हुए हमें एमआरएस को निकालना है. तो एमआरएस कैसे निकलती है, कुछ नहीं करना, हमें इस गिवन यूटिलिटी फंक्शन को एक बारी में गुड 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी और एक बारी गुड 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी. तो एमआरएस निकालने के लिए फॉर्मूला है mu1 बाय में mu2 विद अ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन क्यों, एक गुड को बढ़ाओगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा. ये mu1 कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, अगर मैं इस गिवन यूटिलिटी फंक्शन को गुड 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, और अगर मैं इस गिवन यूटिलिटी फंक्शन को गुड 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगी तो मुझे mu2 मिल जाएगा. ठीक है, ओके, तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं. पहले मैंने इसको गुड 1 के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करा तो ये क्या बन जाएगा, c, ये a आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा x1 रेज टू द पावर a माइनस 1 और ये x2 रेज टू द पावर b एज इट इज है. सिमिलरली जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी गुड 2 के रिस्पेक्ट में तो ये क्या बन जाएगा, अगेन c एज इट इज रहेगा, a x1 रेज टू द पावर a एज इट इज रहेगा, ये x
हमारे गुड 2 के रिस्पेक्ट में क्योंकि डिफरेंशिएट हो रहा है तो b आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा x2 रेज टू द पावर b माइनस 1। आई होप डिफरेंशिएशन की बेसिक जो रूल्स हैं वो आप लोगों को पता होंगे। ठीक है, अब c से c कैंसिल आउट हो गया, एक बच गया a बाय b। और क्या बच गया, देखो ऊपर बचा है x1 रेज टू द पावर a माइनस 1 और नीचे है x1 रेज टू द पावर a। अगर ये x1 रेज टू द पावर a मैं ऊपर भेज दूं न्यूमरेटर में तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास नीचे बचा है x2 रेज टू द पावर b माइनस 1, ऊपर बचा है x2 रेज टू द पावर b। अगर मैं इस x2 रेज टू द पावर b को डिनोमिनेटर में भेज दूं तो ये जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। सॉल्व करो, a बाई बी एज इट इज रहेगा हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इट विल बिकम a बाई बी x1 रेज टू द पावर a माइनस 1 माइनस a और ये बन जाएगा x2 रेज टू द पावर b माइनस 1 माइनस b। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया, x रेज टू द पावर माइनस 1, नीचे क्या बच गया, x1 रेज टू द पावर माइनस 1, नीचे बच गया x2 रेज टू द पावर माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ सिंपल फॉर्म में, a बाई बी। अगर मैं इसे न्यूमरेटर में भेज दूँ, ऊपर लिख दूँ मैं इसे, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा x2, और ये डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा x1। तो a बाई बी x2 बाई x1 हमारा इसके लिए क्या बन जाता है, करेक्ट आंसर। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो करेक्ट हमारे पास क्या बन रहा है इसके लिए, a बाई बी x2 बाई x1 विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना रह गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग से ही नेगेटिव साइन को कंसिडर करते हुए चल रहे थे। तो दिस इज द करेक्ट MRS फॉर फर्स्ट यूटिलिटी फंक्शन। सेकेंड यूटिलिटी फंक्शन को अभी देखते हैं और उसके लिए हम MRS को कैलकुलेट करते हैं। x1 प्लस 2 x2 प्लस 1, x1 प्लस 2 x2 प्लस 1। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, जो हमें यहाँ पर गिवन है यूटिलिटी फंक्शन, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले x1 को x2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हम सॉल्व करते हैं नॉर्मली उस तरीके से, एंड फिर प्लस में 2 को मल्टीप्लाई कर दो x2 प्लस 1 से। तो पहले एक बारी इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करो और एक बारी इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करो। ये बन जाएगा x1 x2 प्लस x1 प्लस 2x2 प्लस में 2। अब सिंपल तरीके से हम यहाँ पर इस यूटिलिटी फंक्शन को, अभी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने यूटिलिटी फंक्शन को ही सिंप्लीफाई करा। अब इस यूटिलिटी फंक्शन का यूज करके मैं MRS निकालूंगी। क्या करूंगी, मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट करूंगी गुड 1 के रिस्पेक्ट में, अपॉन में फिर डिफरेंशिएट करूंगी गुड 2 के रिस्पेक्ट में। गुड 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, x2 प्लस में 2x2। ठीक है, x2 प्लस में 2x2 अपॉन में, अगर मैं इसको गुड 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, x1 प्लस में हमारे पास क्या बन जाएगा, गुड 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, एक नेगेटिव साइन। ओके, तो चेक कर लेते हैं, x1 प्लस में 2x2। राइट, हमने यहाँ पे कुछ गलती की है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके 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 ओके, गॉट इट। देखो, हमें इसको दोबारा से एक बारी देख लेते हैं। हमें सबसे पहले इसको गुड 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास x2, ये हो जाएगा मेरे पास हमारा 1, x1 के, क्योंकि गुड 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये बन जाएगा 1, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 0 अपॉन में। अब जब मैं गुड 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या बनेगा, अब मैं जब गुड 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा x1, ये बन जाएगा 0, और यहाँ पे गुड 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है तो दिस विल बिकम दिस। तो x2 प्लस 1 x1 प्लस 2, x2 प्लस 1 x1 प्लस 2 विद नेगेटिव साइन, ये हमारे लिए करेक्ट है। तो a के लिए करेक्ट था 3, b के लिए करेक्ट है 1। अब इसको देख लेते हैं, a x1 प्लस में b, थर्ड है a x1 प्लस में b अंडर रूट x2, यही है। अब मैं फिर से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। लेट्स राइट इट एज, अब ये क्या है, स्क्वायर रूट है x2 के ऊपर, तो मैं स्क्वायर रूट को हटाकर इसकी जगह पर पावर में 0.5 इस तरीके से लिख सकती हूँ। सिंप्लीफाई कर रही हूँ मैं। फिर से मुझे MRS को निकालना है, क्या करूंगी, पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगी गुड 1 के रिस्पेक्ट में। तो गुड 1 के रिस्पेक्ट में जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास a अपॉन में। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी गुड 2 के रिस्पेक्ट में, जब गुड 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी ये पूरा 0 हो जाएगा। अब मैं इसको गुड 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, b एज इट इज रहेगा, ये 0.5 आगे आ गया, और ये बन जाएगा x2 रेज टू द पावर 0.5 माइनस 1। नेगेटिव साइन यहाँ पर हमारे पास चल रहा है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, ये बन जाएगा a बाई बी, इसको हम बाहर लिख लेते हैं विद नेगेटिव साइन, a बाई बी हमारे पास है
और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है 0.5। 0.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ 5/10। अगर ये यहाँ पे 5/10 है तो कैंसिल आउट करके क्या बन जाएगा 1/2। यहाँ पर अगर मेरे पास 1/2 है वो न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। नीचे मेरे पास क्या बच गया है x2 रेज टू द पावर माइनस का 0.5। इस तरीके से मेरे पास बच चुका है, ठीक है। ओके, अब ये -a/b को एज इट इज रहने दो। अब अगर मैं इस x2 को ले जाकर न्यूमरेटर में लिख दूंगी तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2x2 रेज टू द पावर 0.5। अब मैंने कहा क्या था कि जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा था तो मैंने उसे हटा के 0.5 लिख दिया था। मैं वापस से 0.5 की जगह स्क्वायर रूट ही लगा देती हूँ, तो ये बन जाएगा 2√x2 विद अ नेगेटिव साइन। तो हमारे पास क्या है -a/b 2√x2। देखो -a/b 2√x2 हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, तो फोर्थ हमारे पास करेक्ट है फॉर दिस वन। अब देखो वैसे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा कि डी के लिए करेक्ट क्या बनेगा, हमारे पास 2 बनेगा। इसके लिए करेक्ट क्या बनने वाला है, हमारे पास 2 बनने वाला है। स्टिल क्योंकि हम पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं, किसी को कोई भी डाउट ना हो, इसीलिए मैं ये वाला भी आपको सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन है x1 रेज टू द पावर a, x2 रेज टू द पावर a होल रेज टू द पावर b। x1, अब हम ये फोर्थ वाला कर रहे हैं। आप पेपर में टाइम सेव करने के लिए अगर आपने 3 निकाल लिए हैं, उनको मैच कर लिया है, तो लास्ट वाले को ऑटोमेटिकली आप लोग बता सकते हो कि कौन सा करेक्ट बनेगा। स्टिल हम लोग यहाँ पे तो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ, हमने सही फंक्शन लिया है x1 रेज टू द पावर a, x2 रेज टू द पावर a होल रेज टू द पावर b, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूंगी, फिर से मुझे MRS को निकालना है, तो पहले मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगी गुड वन के रिस्पेक्ट में। अब देखो इस पूरे के पावर में b है, तो सबसे पहले b आगे आ जाएगा। ये पूरे के पूरा जो हमारे पास फंक्शन है ये एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा b-1। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको आगे फिर से x1 के यानी कि गुड वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगे, तो ये क्या बन जाएगा a आगे आ जाएगा, x1 रेज टू द पावर a-1 बच जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ओके, अब मुझे अपॉन में क्या लेना है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है अब गुड टू के रिस्पेक्ट में। वापस से गुड टू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या बन जाएगा b हमारे पास x1 रेज टू द पावर a प्लस में x2 रेज टू द पावर a होल रेज टू द पावर b-1। फिर अब मुझको इसको क्या करना है, गुड टू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये 0 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा a x2 रेज टू द पावर a-1। ओके, अब देखो ये दोनों ही वैल्यूज हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाती हैं। यहाँ पे a से a भी कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बच जाता है x1/x2। इस पूरे की पावर हमारे पास क्या निकल कर आ रही है a-1। चेक कर लेते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ बन रहा है। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन तो थ्रू आउट लेकर ही चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है x1/x2 होल रेज टू द पावर a-1। x1/x2 होल रेज टू द पावर a-1, यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी है, तो हमारे पास मैंने आपको ये वाला भी कैसे कैलकुलेट करना है इसे भी समझा दिया, तो इसीलिए इसका करेक्ट था हमारे पास 2। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या बन रहा है 3142। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3142, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको रिग्रेशन मॉडल के बारे में पता है, आपसे कहा गया है कि एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जिसमें एक इंटरसेप्ट है, उसमें अगर आप रिग्रेशन स्लोप को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हो, जहां पे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हमारा x है, तो हमें यहाँ पे y की प्रिडिक्टेड वैल्यू मिल जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि y जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसके बराबर है, β1 यानी कि हमारी इंटरसेप्ट प्लस में β2। β2 क्या है, स्लोप कोफिशिएंट इनटू में x हमारा है एक्सप्लेनेटरी या इंडिपेंडेंट x है इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो यही सेम बात, बस इन्होंने इन वर्ड्स आपको यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में दे दिए, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि आपके जो स्लोप कोफिशिएंट है, स्लोप कोफिशिएंट कौन है, ये β2 आपको ये बताती है कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होता है जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट का इंक्रीज आता है या चेंज आता है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, यही मतलब होता है आपके स्लोप कोफिशिएंट का। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करो। तो स्टैंडर्ड एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुछ नहीं करना, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को डिवाइड कर देना है, किससे, आपके सैंपल साइज से। मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को सैंपल साइज के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है।
हमें क्वेश्चन में सैंपल साइज कितने गिवन है, 25 गिवन है, तो मैं क्या लिखूंगी, 25 का स्क्वायर रूट मुझे चाहिए, तो 10 यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्या बन जाएगा 5, 25 का स्क्वायर रूट हमें निकालना था, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 5, कैंसल आउट करेंगे हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा 2। करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे। ठीक है, चलो ओके तो स्टैंडर्ड एरर डिक्रीजेस एज सैंपल साइज इंक्रीजेस। एक ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मैंने आपको स्टैंडर्ड एरर का न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो सिखा दिया है, बट स्टैंडर्ड एरर के बारे में याद रखना कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता है वैसे वैसे स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ओके one of the assumptions of the classical linear regression model is that all the values of the explanatory variable x must be what। आपके क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एक अजम्पशन है कि जितनी भी आपकी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जिसे हम x से डिनोट कर रहे हैं उसकी जो वैल्यूज हैं वो कैसी होनी चाहिए। बच्चे जितनी भी वैल्यूज हैं हमारी वो कैसी होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, वो वेरी करनी चाहिए अक्रॉस ऑब्जर्वेशंस। ओके तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, दैट नॉट ऑल बी द सेम, यानी कि सभी वैल्यूज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल x की सेम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ओके सो द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल x मस्ट शो वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि शॉर्ट रन में आपसे कहा गया है, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट्स है, जल्दी जल्दी से इन्हें रीड करते हैं। आपसे कहा गया इन द शॉर्ट रन द राइजिंग पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, अब मैं आपके लिए शॉर्ट में लिख रही हूँ, मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो राइजिंग हिस्सा है वो किस वजह से होता है, आपके मार्जिनल प्रोडक्ट के डिमिनिश होने की वजह से। तो आपसे कहा गया है क्योंकि शॉर्ट रन में हम कह रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश कर रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट के डिमिनिश करने की वजह से मार्जिनल कॉस्ट का राइजिंग पार्ट हमें देखने को मिलता है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि शॉर्ट रन में जो फॉलिंग पार्ट होता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व का, दैट इंप्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ योर डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि शॉर्ट रन में मार्जिनल प्रोडक्ट के डिमिनिशिंग होने की वजह से हमारा मार्जिनल कॉस्ट का हमें डिमिनिशिंग या फॉलिंग हिस्सा देखने को मिलता है। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है बच्चे, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। होता क्या है कि शॉर्ट रन में हम लोग कहते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट के डिमिनिशिंग होने की वजह से, मार्जिनल प्रोडक्ट के डिमिनिशिंग होने की वजह से मार्जिनल कॉस्ट हमें राइज करती हुई देखने को मिलती है। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है, दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि हर एक एडिशनल यूनिट से, जो शॉर्ट रन में हमें पता है कि हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, लेबर ही वेरिएबल है, तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं हर एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है हमारे टोटल प्रोडक्ट में वो धीरे 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 कम होता जाता है, तो यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है, और इसी वजह से हमें शॉर्ट रन में देखने को मिलता है कि मार्जिनल कॉस्ट का राइजिंग पोर्शन या राइजिंग पार्ट आता है। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सेम चीज मैंने आपके लिए यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, हमें ये जितनी भी चीजें हुई हैं इनके पीछे का कारण क्या था उसके साथ उन्हें मैच करना है। तो देखो दांडी मार्च क्यों हुआ था, इट वॉज अगेंस्ट द स्टेट मोनोपोली ओवर सॉल्ट प्रोडक्शन। स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ था, अपने देश की चीजों को प्रमोट करने के लिए एंड जो भी फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकॉट करने के लिए, सो इट वाज अगेंस्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। चंपारण मूवमेंट क्यों हुआ था, चंपारण मूवमेंट हुआ था बिकॉज पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था इंडिगो ग्रो करने के लिए, इस वजह से यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, इसके अगेंस्ट ए मूवमेंट किया था, तो पीजेंट फ्रीडम ओवर चॉइस ऑफ क्रॉप। तो हमारे पास दांडी मार्च के लिए करेक्ट क्या हो जाता है 3rd, स्वदेशी मूवमेंट के लिए करेक्ट है 4th, चंपारण मूवमेंट के लिए करेक्ट है 2 एंड डेक्कन राइट्स इट वाज अगेंस्ट द पीजेंट इंडेटनेस। पीजेंट मतलब फार्मर्स, फार्मर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 4 2 1 इज द करेक्ट आंसर, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन मैंने आपके लिए चारों ही चीजों की यहाँ पे लिखी हुई है। दांडी मार्च क्यों हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ था, चंपारण मूवमेंट क्यों हुआ था, डेक्कन राइट्स क्यों हुए थे। डेक्कन राइट्स अगर किसी को ना पता हो, इट वाज ड्यू टू द अपराइजिंग ऑफ पीजेंट्स अगेंस्ट मनी लेंडर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर मैच करना है और बताना है कि करेक्ट पेयर हमारे पास क्या बनेंगे। तो हमारे पास देखो, जब भी आपको कोई चीज ना समझ में आए, कुछ ऐसा लगे, अब ऐसा पॉसिबल है कि हर चीज आपको ना पता हो, सो एट दैट टाइम अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में डेफिनेटली पता होगा, काफी बच्चों को यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हमें तरीके से शॉर्ट में लिखते हैं, इसके बारे में भी पता होगा। तो इन दोनों से शुरुआत करते हैं। फाइनेंस कमीशन हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में किया गया है, और ये क्या काम करती है, फाइनेंस कमीशन डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस करती है सेंटर एंड स्टेट के बीच में एंड डिफरेंट स्टेट्स के बीच में भी। तो यहाँ पे करेक्ट हमारे पास क्या है, एड्रेसिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इम्बैलेंसेस। ओके, तो हमारे पास
सी के लिए करेक्ट हो जाता है 2। आयुष्मान भारत, ये वाली जो हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसका एम क्या है? हेल्थ कवर प्रोवाइड करना पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज को, तो इसके लिए करेक्ट हो जाता है 1। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या था? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हमारे पास है कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है, तो इसके लिए करेक्ट है 4। एंड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, इसके लिए करेक्ट क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो 3, 4, 2, 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। फिर भी मैं एक बार ही आपको दिखा देती हूँ, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट है जो कहाँ पर हुई थी? अंडर पेरिस अग्रीमेंट हुई थी, और यहाँ पे क्या डिसीजन लिया गया था कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है। एंड ये जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, ये क्या है? इट इज कंडक्टेड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अंडर NCLT। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज NCLT। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, अगेन आपको बताना है कि इन चारों में से क्या करेक्ट होगा। अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी ट्रैप हो तब LM कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, हमें पता है। लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसे सिचुएशन होती है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा फॉल कर जाते हैं हमारी इकोनॉमी में कि लोग यहाँ पर पैसे को अपने पास कैश की फॉर्म में होल्ड करना चाहते हैं रादर देन यूजिंग दैट मनी टू बाय द और परचेज द बॉन्ड। ओके, ये करेक्ट है। फिस्कल पॉलिसी लिक्विडिटी ट्रैप के केस में इनइफेक्टिव होती है, ये गलत है। फिस्कल पॉलिसी लिक्विडिटी ट्रैप के केस में इनइफेक्टिव नहीं, इफेक्टिव होती है। तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स में से ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपके लिए हर एक चीज का इस क्वेश्चन का यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हो, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप के केस में फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होती है, मॉनिटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होती है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ओके, दिस क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? जब फर्म का ये एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर क्या होती है? डिक्लाइन करती है, तब नेचुरल मोनोपोली अराइज होती है, बिल्कुल सही है। देन उसके बाद अंडर नेचुरल मोनोपोली इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, ये गलत है। अ मार्केट इज अ नेचुरल मोनोपोली व्हेन अ गुड इज प्रोड्यूस मोस्ट इकोनॉमिकली बाय अ सिंगल फर्म, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड नेचुरल मोनोपोली फॉलोज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग एट ऑल टाइम, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। हमें क्या पूछा गया? करेक्ट कौन कौन से हैं? तो A एंड C हमारे पास यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट जो कह रही है कि जैसे जैसे यहाँ पर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन करती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है, इस वजह से यहाँ पर एक नेचुरल मोनोपोली अराइज होती है, दैट इज करेक्ट। और एक नेचुरल मोनोपोली तब भी अराइज होती है जब कोई एक सिंगल फर्म उस गुड को ज्यादा इकोनॉमिकली प्रोड्यूस कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ओके, अगेन 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, आप देख सकते हो 2023 के पेपर में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मिले। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है 1901 से 1951 के बीच में इंडिया में जो रिलेटिव प्रोडक्ट पर वर्कर था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो इंक्रीज हुआ। क्या करा उसने? वो इंक्रीज हुआ, अबव एवरेज से फार अबव एवरेज गया। तो इतना याद रखो कि आपसे कहा जा रहा है इस पीरियड के बीच में रिलेटिव प्रोडक्ट पर वर्कर इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्रीज हुआ। और क्या कहा गया है कि यही जो रिलेटिव प्रोडक्ट पर वर्कर है इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में तो हमने देखा, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में ये डिक्रीज हुआ इस पीरियड के बीच में, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये दोनों ही बातें जो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में है बिल्कुल ठीक है कि रिलेटिव प्रोडक्ट पर वर्कर 1901 से 1951 के बीच में इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्रीज करता है और एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिक्रीज करता है। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है कि इस पीरियड के बीच में इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डेफिनेटली अकर करा, ये वाली बात गलत है। 1901 टू 1951 का मतलब क्या है कि हम अर्ली 20th सेंचुरी के बारे में बात करें, बट इससे पहले ही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अकर हो चुका था, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, जो चीज है मैंने जो आपको समझाई, सेम एक्सप्लेनेशन आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दिस वन। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है इसे सबसे पहले आप लोग खुद आंसर करने का ट्राई करो, बिकॉज इस वाले क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी काफी बारी समझा रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करेंगे। ओके, चलो, तो हमसे क्या बोला गया? द प्राइस कंजम्पशन कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड फॉर अ गिवन गुड, दिस इज इनकरेक्ट। एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि जितने भी गिवन गुड्स होते हैं वो इंफीरियर गुड्स होते हैं, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। गिवन गुड्स को हम क्या बोलते हैं कि ये एक टाइप है हमारे इंफीरियर गुड का, ये हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं। तो जितने भी गिवन गुड्स होंगे वो हमारे इंफीरियर गुड्स होंगे, लेकिन सभी इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं कहलाते। तो पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर कलेक्टेड फॉर वन स्टेट ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड दिस। ठीक है, तो हमने कहा कि जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है
उस पर जो डेटा है वो कलेक्ट किया गया। द डेटा ऑन स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर कलेक्टेड फॉर वन स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी एक स्टेट के लिए स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो डेटा है वो कलेक्ट किया गया इस पीरियड के दौरान का, 1990 से 2010 का। तो ये डेटा किस टाइप का होगा बच्चे, ये है हमारे पास टाइम सीरीज डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कहा गया है कि सपोज करो कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन है इंडिया में, यानी कि डोमेस्टिक कंट्री में जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज 10%, जबकि फॉरेन कंट्री में जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज यूएस में जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज 4%। What is the expected rate of depreciation of Indian rupee vis-a-vis US dollar according to the relative purchasing power parity? तो अगर ये सिचुएशन है तो relative purchasing power parity थ्योरी के अनुसार हमारी जो इंडियन करेंसी है उसका डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा अगेंस्ट द यूएस डॉलर, हमें ये बताना है। ओके तो देखो, परचेजिंग पावर पैरिटी में हम एब्सोल्यूट पीपीपी और रिलेटिव पीपीपी पढ़ते हैं। रिलेटिव पीपीपी में हम क्या कहते हैं कि कितना चेंज आया है एक्सचेंज रेट में, ये हमें कैसे पता चलता है, दोनों ही कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट के डिफरेंस से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जानने के लिए कि कितना चेंज आया है यहाँ पे एक्सचेंज रेट में, इसको जानने के लिए हम डोमेस्टिक कंट्री के इन्फ्लेशन रेट में से फॉरेन कंट्री के इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर देंगे। तो 10% में से 4% गया यानी कि 6%। तो हम कहेंगे कि इंडियन करेंसी हमारी अगेंस्ट द यूएस डॉलर 6% से डेप्रिशिएट हुई है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देती हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। कहा गया है कि 2020 में कोई एक फार्मर है, उसने 5 नए ट्रैक्टर्स को परचेज करा जहां पर हर एक ट्रैक्टर की कीमत 2 लाख रुपए की थी। ठीक है, साथ ही साथ उसने अपने पुराने जो उसके पास पहले से 5 ट्रैक्टर्स थे उन्हें यहाँ पे सेल भी करा, और यहाँ पर उसने हर एक he sold his 5 old tractors to other farmers for 50,000 ही। हर एक ट्रैक्टर जो उसने सेल करा उसको 50,000 रुपए में सेल करा। आपसे पूछा गया है कि अगर हम 2020 के लिए जीडीपी को कैलकुलेट करें तो हम क्या कहेंगे कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो जीडीपी में नेट इंक्रीज आया है वो 12,50,000 का है, या फिर दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, दूसरी स्टेटमेंट में भी सेम सिनेरियो है कि एक फार्मर ने 5 नए ट्रैक्टर खरीदे 2 लाख रुपए का हर एक ट्रैक्टर था, साथ ही साथ उसने अपने 5 पुराने ट्रैक्टर्स को सेल करा, हर एक ट्रैक्टर को 50,000 रुपए में सेल करा। अब अगर हम 2020 के लिए जीडीपी कैलकुलेट करें तो हम क्या कहेंगे कि नेट इंक्रीज इन जीडीपी यहाँ पर 10 लाख रुपए का है। देखो क्वेश्चन सेम है, सिनेरियो सेम है, एक में बोला गया है कि अगर ऐसे सिचुएशन है तो नेट इंक्रीज इन जीडीपी 12.5 लाख का है, और एक में कहा गया है कि 10 लाख का है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है हमारे पास, स्टेटमेंट नंबर 2। क्यों बच्चे, क्योंकि हम जब 2020 के लिए जीडीपी में कितना इंक्रीज है ये जानना चाहते हैं तो हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शन लेंगे जो यहाँ पर न्यू परचेज किया गया है हमारे फार्मर के द्वारा 5 ट्रैक्टर्स का। तो 5 ट्रैक्टर्स खरीदे, 2 लाख का हर एक ट्रैक्टर है, तो 10 लाख की जो वैल्यू है उसे हम लेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी हम जिस साल के लिए जीडीपी निकालते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन उस साल में हुआ है, जबकि जो पुराने ट्रैक्टर्स हैं वो कौन से वाले ट्रैक्टर हैं, उनको हमने पहले जिस साल में उनका प्रोडक्शन हुआ था उसमें रिकॉर्ड किया होगा, जिस साल में ट्रांजैक्शन हुई थी उस साल में रिकॉर्ड किया होगा, तो हम उन्हें दोबारा से इंक्लूड नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग सिर्फ जो 5 नए ट्रैक्टर्स इन्होंने खरीदे हैं 2 लाख रुपए की कीमत पर 10 लाख इस हिसाब से बन जाते हैं, तो उसी को सिर्फ हम यहाँ पर बोलेंगे कि नेट इंक्रीज इन जीडीपी की वैल्यू रहने वाली है फॉर 2020। तो करेक्ट क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से हमारी ओके तो क्वेश्चन हमारे पास है हमारी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स की एक असर्शन गिवन है कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहती है कि कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम पैरेटो एफिशिएंट होता है। बिल्कुल सही है, इसी तरीके से हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को डिफाइन करते हैं। सेकंड आपके पास जो रीजन है दैट इज वॉल्रस लॉ के अनुसार जो एग्रीगेट एक्सेस डिमांड है दैट इज 0 फॉर ऑल प्राइसेस। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। देखो एज स्टेटमेंट्स ये दोनों ही बातें ठीक है, लेकिन ये जो रीजन है ये आपके असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये दोनों बातें अलग अलग है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, दोनों ही सही हैं बट ये रीजन आपकी असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके बाद क्या है, ओके आपसे बोला गया है कि अगर एक कंपेटिटिव मार्केट का केस है वहां पर कमोडिटी टैक्स लगा दिया गया, पर यूनिट कमोडिटी टैक्स लगा दिया गया है सेलर्स पे, तो इनमें से हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो बच्चे क्योंकि पर यूनिट कमोडिटी टैक्स लगा है तो एक वेज क्रिएट हो जाएगा किसके बीच में, जो प्राइस सेलर को मिलती है और जो प्राइस यहाँ पर बायर पे करता है। क्यों, क्योंकि टैक्स लग गया, बीच का पैसा सरकार को मिल रहा है। ठीक है, पोस्ट टैक्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस नहीं, टैक्स लगने के बाद इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाती है, तभी तो डेड वेट लॉस अराइज होता है। थर्ड हमारे पास है अगर सप्लाई आपकी डिमांड से ज्यादा इलास्टिक है
तो उस सिचुएशन में टैक्स का ज्यादा बर्डन बायर पे पड़ता है, करेक्ट है। सप्लाई ज्यादा इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज की वजह से सप्लाई ज्यादा यहाँ पे चेंज होती है कंपेयर टू डिमांड में होने वाला चेंज। तो अगर डिमांड में उतना चेंज नहीं होता तो ज्यादा बर्डन बायर को झेलना पड़ेगा। वहीं यहाँ पर ऑप्शन डी में कहा गया है कि अगर डिमांड ज्यादा इलास्टिक है सप्लाई से तो उस सिचुएशन में ज्यादा बर्डन बायर पर आता है। अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा इलास्टिक है मतलब प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ता है कंपेयर टू सप्लाई, तो अगर डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ता है उस सिचुएशन में बायर पर नहीं सेलर पे ज्यादा बर्डन आएगा, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है। और पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब ये कमोडिटी टैक्स लगता है तो डेड वेट लॉस अराइज होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। तो ए सी ई करेक्ट है यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ओके अब मैंने आपको जब मैंने इस बारी आपको सारे टॉपिक्स कवर करवाए तो उस दौरान भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था मैंने कि आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसे ऐसा अगर केस है तो इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी बनेगी। वहीं से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व हमारे बैड हो, देखो मैंने आपको इसके लिए इस तरीके से समझा रखा था। क्या समझा रखा था, इस तरीके से आपको याद होगा मैंने एक आपको ग्राफ पढ़ाया था, ठीक है। मैंने आपको इस तरीके से यहाँ पर एक डायग्राम पढ़ाया था, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। मैंने इस तरीके से आपको एक यहाँ पे ग्राफ पढ़ाया था, ओके। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि देखो इस वाले हिस्से में दोनों ही हमारे जो गुड्स हैं वो गुड हैं, तो यहाँ पर दोनों ही गुड हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा गुड एक्स कैसा है, हमारे पास जो हमारा पहला गुड है ये वाला जो गुड है, ये वाला गुड हमारा बैड है और एक कमोडिटी हमारी कैसी है, एक ओके लेट मी राइट इट अगेन। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो गुड वाई है और गुड एक्स है वो कैसे कैसे है। गुड वाई यहाँ पर हमारा हो जाता है बैड कमोडिटी और गुड एक्स यहाँ पर हमारी है अभी भी गुड कमोडिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चे दोनों ही बैड कमोडिटी हो चुके हैं, दोनों ही हमारे यहाँ पर बैड कमोडिटी हो चुके हैं। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो गुड एक्स है वो तो एक बैड कमोडिटी है, लेकिन जो गुड वाई है वो हमारी एक गुड कमोडिटी है, ठीक है। तो मैंने आपको सारे सिनेरियोस पढ़ाए थे, वहीं से आपके पास क्वेश्चन बनाए। इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होगी अगर दोनों ही गुड्स हमारी बैड कमोडिटी हो, कैसी होगी शेप, देखो ये रहा वो वाला केस, जब दोनों ही गुड्स हमारी दोनों ही कमोडिटी हमारी बैड कमोडिटी तो कॉनकेव शेप्ड है। तो हमारे पास करेक्ट क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व फॉर वन गुड एंड वन बैड, अगर एक कमोडिटी अच्छी है गुड कमोडिटी और एक बैड कमोडिटी है, उस सिचुएशन में हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, ओके देखो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पर जब दोनों में से एक कमोडिटी गुड कमोडिटी थी और एक बैड, तो हमारे पास हमारा इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, इस तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, ठीक है, ओके। देन हमारे पास है द शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व फॉर वन गुड वाई एंड वन न्यूट्रल एक्स, ठीक है। तो हमारे पास दो गुड्स हैं, अब इन दोनों गुड्स में से एक्स एक न्यूट्रल गुड है और वाई हमारे पास एक गुड कमोडिटी, कैसी कमोडिटी है, गुड कमोडिटी है, ओके। तो उस सिचुएशन में हमारे पास हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, राइट। ये क्या दिखा रहा है कि एक्स की कितनी भी क्वांटिटी चलेगी क्योंकि कंज्यूमर उसको लेकर न्यूट्रल है, बट वाई उसके लिए गुड कमोडिटी है, तो इस सिचुएशन में ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनेगा। और जो यहाँ पे केस सी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो इंडिफरेंस कर्व जितना हायर होगा वो उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल या यूटिलिटी शो करेगा। तो हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यूटिलिटी राइजेस एज मूव टू अ लोअर इंडिफरेंस कर्व, नहीं हायर इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम जैसे जैसे हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव करेंगे तो वो शो करेगा कि हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी है। जबकि लास्ट वाले में देखो यहाँ कहा गया अगेन थर्ड वाले केस के ही तरह है कि गुड एक्स हमारा एक न्यूट्रल गुड है, लेकिन क्या कहा गया, गुड वाई हमारी गुड कमोडिटी नहीं है, बैड कमोडिटी। और अगर ये बैड कमोडिटी है तो उस सिचुएशन में भी हमारा इंडिफरेंस कर्व तो हॉरिजॉन्टल ही होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गुड वाई बैड कमोडिटी है तो इस सिचुएशन में जितना ज्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतनी ज्यादा लोअर सेटिस्फैक्शन को शो करेगा। तो इसके लिए 1 करेक्ट हो जाता है। तो 2 ओके 2 3 4 1 2 3 4 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देखेंगे। ओके आपसे कहा गया है कि सपोज दैट द मैनेजर ऑफ अ स्टोर एस्टिमेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी कस्टमर एंटरिंग द स्टोर, यानी कि कोई भी कस्टमर, कोई मैनेजर है वो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई भी कस्टमर उनकी जो स्टोर है वहां पर एंटर करता है और वो एंटर करने के बाद वहां से परचेज करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। अगर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स मेकिंग अ परचेज फ्रॉम अ रैंडमली सेलेक्टेड सेट ऑफ 10, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स
मेकिंग अ परचेज फ्रॉम अ रैंडमली सेलेक्टेड सेट ऑफ 10 कस्टमर। तो जितने भी कस्टमर्स यहाँ पे स्टोर में आ रहे हैं उनमें से रैंडमली अगर 10 कस्टमर्स को हमने सेलेक्ट किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स मेकिंग अ परचेज, कि हमें यहाँ पर बताना है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स। मतलब कि यहाँ पर अगर हमें बोला गया है कि 10 कस्टमर्स को हमने रैंडमली सेलेक्ट करा, यहाँ पर वो एंटर करें स्टोर में और वो परचेज भी करें, ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो हमें बताना है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स मेकिंग अ परचेज। इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ नहीं, हम नंबर ऑफ कस्टमर जो हमने यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट किए हैं उन्हें प्रोबेबिलिटी की कस्टमर एंटर करता है और परचेज करता है वो जो प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये कितना निकल कर आ जाएगा? 3 निकल कर आ जाएगा। तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ओके, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में समय लग सकता है। इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। कुछ नहीं है बच्चे, यहाँ पर ना आपको एक इनवर्स डिमांड फंक्शन दे दिया गया है। आपको बोला गया है कि जो यूनिट कॉस्ट है वो 8 रुपए की है। कॉर्नो डुओपॉली मॉडल के अनुसार आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी को निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनेंगे। पी हमें गिवन है 200 माइनस में 4Q, ठीक है। अब कॉर्नो डुओपॉली मॉडल में हमने पता है कि दो ही फर्म्स हैं, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे दोनों ही फर्म्स मिलकर प्रोड्यूस करेंगी। तो मैंने कहा अगर टोटल आउटपुट Q है तो एक फर्म Q1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी फर्म Q2, दोनों का मिला के हमें यहाँ पर टोटल आउटपुट जो है वो Q पता चल रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो इनवर्स डिमांड फंक्शन मुझे गिवन है इसमें Q की जगह Q1 प्लस Q2 ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि Q इन दोनों के सम के बराबर है। इसको मैं और सॉल्व कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 200 माइनस में 4Q1 माइनस में 4Q2 हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं सारी चीजों को कैलकुलेट करूंगी फॉर फर्म 1। यहाँ तक हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया है ना, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब मैं क्या करूंगी, सारी चीजें फर्म 1 के लिए कैलकुलेट करूंगी। क्या? टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू से फिर मार्जिनल रेवेन्यू निकालूंगी, फिर मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगी, फिर मैं यहाँ पर क्या निकालूंगी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट निकालूंगी, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट वो हमें कहाँ मिलेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट जहां MR MC के बराबर होगा। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्म 1 के लिए निकाल लेते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? प्राइस को हम फर्म 1 के आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दें। तो प्राइस हमारे पास किसके बराबर है? 200 माइनस में 4Q1 माइनस में 4Q2 इसके बराबर है। इस पूरे के पूरे प्राइस को हमने Q1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बन जाएगा? 200Q1 माइनस में 4Q1 स्क्वायर माइनस में 4Q1 Q2, ये बन जाएगा हमारे पास। ओके, टोटल रेवेन्यू। फिर मुझे क्या चाहिए? फर्म 1 का मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इस टोटल रेवेन्यू को हम फर्म 1 के आउटपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 200 माइनस में ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 8Q1 और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? Q1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 4Q2। करेक्ट है? चेक कर लेते हैं एक बारी। ये हमारे पास 200 बन गया, ये बन जाएगा 8Q1 और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास माइनस का 4Q2। फिर मैं क्या करूंगी? मार्जिनल कॉस्ट। बच्चे हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑलरेडी गिवन थी, कितनी है? 8 है। तो मार्जिनल कॉस्ट की जगह हम लोगों ने इसको यहाँ पर पुट कर दिया है। ओके, हमने यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को इस तरीके से पुट कर दिया है। ओके, चलो ओके, अब हम क्या करेंगे? अब बच्चे हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट निकालने के लिए इन दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ मिलता है? जहाँ MR और MC बराबर होते हैं। तो हमारे पास MR है 200 माइनस में 8Q1 माइनस में 4Q2 और MC है हमारे पास 8। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो 200 में से 8 जाए तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 192 और ये नेगेटिव में है, उधर जाकर ये 8Q1 प्लस में 4Q2 पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसको अभी यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे, इतना ही छोड़ दो। अब जो भी चीज़ें मैंने फर्म 1 के लिए कैलकुलेट की थी सिमिलरली मैं सारी चीज़ों को फर्म 2 के लिए कैलकुलेट करूंगी। फर्म 2 के लिए पहले मैं टोटल रेवेन्यू निकालूंगी। कैसे निकलेगा? प्राइस को फर्म 2 के आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दो। प्राइस क्या है? 200 माइनस में 4Q1 माइनस में 4Q2, राइट। और इसको हमने फर्म 2 के आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर भी चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं की है, नहीं की है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 200Q2 माइनस में 4Q1 Q2 माइनस में 4Q2 स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है? फर्म 2 का मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। कैसे निकालूंगी? फर्म 2 के टोटल रेवेन्यू को मैं डिवाइड कर दूंगी फर्म 2 के लेवल ऑफ आउटपुट से। ओके, चलो तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? 200 बन जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं इसको Q2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो बन जाएगा 4Q1 और मैं इसको यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट कर रही हूँ
Q2 के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 8Q2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट फॉर्म 2 की कितनी है, अगेन 8 है। दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, किस किस को, फॉर्म 2 के मार्जिनल रेवेन्यू को फॉर्म 2 की मार्जिनल कॉस्ट के साथ, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 200 माइनस में 4Q1 माइनस में 8Q2 बराबर में मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 8। 200 में से 8 गया 192, ये इधर जाएगा 4Q1 प्लस में 8Q2। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो दो इक्वेशंस निकल कर आई है ना, मेरे पास जो दो इक्वेशंस निकल कर आई, एक जो मैंने फॉर्म 1 के लिए निकाली और एक फॉर्म 2 के लिए निकाली, उन दोनों को मैं आपस में अगर इक्वेट कर दूं तो मुझे Q1 एंड Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक इक्वेशन मेरे पास क्या है, 192 इज इक्वल्स टू में 8Q1 प्लस में 4Q2, 192 इज इक्वल्स टू में 8Q1 प्लस में 4Q2, करेक्ट है। और ये दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 192 इज इक्वल्स टू में 4Q1 प्लस में 8Q2। अब देखो मैं एक सिंपल सा काम कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ कि Q1 या Q2 में से किसी एक को दूसरी इक्वेशन के बिल्कुल बराबर कर दूँ ताकि वो कैंसल आउट हो जाए। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पर इस पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 19 2 ज़ा 38, 384। 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16Q1, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ा 8Q2, करेक्ट है, इतना बन जाएगा। दूसरी इक्वेशन मेरी एज इट इज है, मैंने उसमें कुछ भी नहीं करा, इसको मैंने एज इट इज ही लिख दिया। अब ये माइनस माइनस माइनस, आई होप सॉल्व करना सबको आता होगा, ये कैंसल आउट हो गया, 0 हो गया, 16 में से 4 गया, बच जाएगा 12Q1, 384 में से 192 गया, बच जाएगा 192। सॉल्व करो, 192 बाय में 12, क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास, 12 1 ज़ा 12 एंड 12 6 ज़ा 72। तो Q1 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 16। ठीक है, अब इन्हीं में से अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन में Q1 की वैल्यू को पुट कर दूंगी तो मुझे Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स से मैंने इसी वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं, मैंने इस दूसरी वाली में पुट कर दिया, 192 इज इक्वल्स टू में 4Q1 प्लस में 8Q2, इसमें मैंने पुट कर दिया, तो 192 हमारा एज इट इज रहेगा 4, Q1 की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी दैट इज 16 प्लस में 8Q2, इसको सॉल्व करो, आपके पास Q2 की वैल्यू आ जाएगी, ये बन जाएगा 192 माइनस में 16 4 ज़ा 64 इज इक्वल्स टू में 8Q2, इसे माइनस करेंगे क्या बचेगा हमारे पास, 12 में से 4 क्या बचेगा 8 एंड हमारे पास 18 में से 6 क्या बचेगा 12, डिवाइडेड बाय 8 विल बी इक्वल्स टू योर Q2, ये बन जाएगा 8 1 ज़ा 8 एंड 8 6 ज़ा 48। Q2 की वैल्यू भी हमारे पास 16 आ गई। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इक्विलिब्रियम आउटपुट बताओ। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारा किससे डिनोट करते हैं हम, Q से। वो कैसे पता चलेगा, दोनों ही फॉर्म्स के आउटपुट को प्लस करके, तो फॉर्म 1 का आउटपुट भी 16 है, फॉर्म 2 का आउटपुट भी 16 है, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारा 32 निकल कर आ जाता है। स्टार्टिंग में हमने एक इक्वेशन बनाई थी, ये वाली इक्वेशन, अगर इसी इक्वेशन में मैं Q1 और Q2 की वैल्यू को डाल दूं तो मुझे P भी मिल जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, P इज इक्वल्स टू में 200 माइनस में 4 इंटू में 16 64 माइनस में 4 इंटू में 16 यानी कि 64, तो P इज इक्वल्स टू में 200 माइनस में हमारे पास बन जाएगा 128, माइनस करके देखो हमारे पास कितना निकल कर आएगा 72, तो प्राइस हमारे पास निकल कर आ चुकी है 72 और क्वांटिटी हमारे पास है 32। लेट्स चेक, हमसे पूछा गया था इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास 72 है और इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारे पास 32 है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप हर एक बच्चे को इतनी बात यहाँ तक की क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी सा है। आपको एक डिमांड फंक्शन गिवन है यहाँ पर और उसका यूज कर आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। अब आप एक चीज देखो, आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन गिवन है वो एक लीनियर डिमांड फंक्शन है। लीनियर डिमांड फंक्शन है तो मेरा यहाँ पे एक लीनियर ही डिमांड कर्व बनेगा। यहाँ पे मैं एक लीनियर डिमांड कर्व बनाऊंगी, ठीक है। मेरा डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड इज इक्वल्स टू में 100 माइनस में P। और बच्चे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, D की जगह पे मैं Q लिख सकती हूँ 100 माइनस में P, ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ओके, आपसे बोला गया है कि अगर प्राइस इज गुड की 50 रुपए है, अगर प्राइस इज गुड की 50 रुपए है तो आपको बताना है कि कंज्यूमर सरप्लस उस सिचुएशन में कितना होगा। यानी कि हमें डिमांड फंक्शन दे दिया, प्राइस दे दी और कंज्यूमर सरप्लस निकालने को कहा गया। सबसे पहली बात, कंज्यूमर सरप्लस अगर हम ग्राफिकली देखें तो क्या होता है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि प्राइस कितनी है, 50 रुपए है। बच्चे इस 50 रुपए की कीमत पे कुछ क्वांटिटी डिमांडेड होगी, करेक्ट, ओके। और अगर
मैं सबसे पहले तो ये पता करना चाहूंगी कि मुझे क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन गिवन था और प्राइस गिवन थी। डिमांड फंक्शन क्योंकि लीनियर था तो मैंने एक लीनियर डिमांड कर्व बना दिया। फिर मैंने क्वेश्चन में क्योंकि मुझे प्राइस गिवन थी तो मैंने कहा 50 रुपये प्राइस है, तो इस प्राइस पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, मैं उस क्वांटिटी को कैसे फाइंड आउट करूंगी? कुछ नहीं, मैं यहाँ पर जो मुझे फंक्शन गिवन है इस फंक्शन में अगर मैं पी की जगह पे 50 पुट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 50 रुपए की कीमत पर डिमांड कितनी है, कितनी निकल कर आई। जब मैंने पी की जगह 50 पुट करा तो डिमांड 50 यूनिट्स की है, डिमांड 50 यूनिट्स की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? इस प्राइस लाइन के ऊपर और इस डिमांड कर्व के नीचे ये जो कॉमन हिस्सा है इसे हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। कैसे निकलेगा ये कंज्यूमर सरप्लस? जब भी हमारे पास एक लीनियर डिमांड कर्व होता है तब हम अगर कंज्यूमर सरप्लस निकालना चाहते हैं तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। हाफ एज इट इज रहेगा, इस ट्राइंगल का बेस क्या है? इतना। ये किसके बराबर है? 50 के बराबर है। मुझे नीचे से इक्वल वैल्यू देख के पता चल गया। हाइट मुझे क्या चाहिए? मुझे इस ट्राइंगल की हाइट चाहिए, मतलब इतनी वैल्यू पता करनी। कैसे पता चलेगी? ध्यान से देखो, मैं कह रही हूं कि अगर Q की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो जब Q की वैल्यू 0 है तो ये मैक्सिमम जो वैल्यू है जो P है वो कितना हो जाता है। तो ये जानने के लिए मैंने क्या करा, दोबारा से इस क्वेश्चन में D यानी कि Q की जगह पे 0 पुट कर दिया। ये बन जाएगा 100 माइनस P। तो मुझे पता चल गया अगर Q 0 है तो हमारी P की वैल्यू 100 होती है। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितने निकल कर आ चुकी है? 100। अब अगर ये पूरी हाइट 100 है, इतना पोर्शन 50 है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना है? 50। तो मुझे इस ट्राइंगल की हाइट पता चल चुकी है, कितनी है? 50 है। सॉल्व कर दो, हमारे पास क्या बन जाएगा? 25 कैंसिल आउट कर 25 5 125, ये बन जाएगा 1250। दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर कंज्यूमर सरप्लस, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बॉमुल-टॉबिन ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी अप्रोच। तो हमारे पास डिमांड फॉर मनी के अलग अलग यहाँ पर क्या है? अप्रोच है या फिर हमारे पास थ्योरी है। बॉमुल-टॉबिन जो हमारे पास ट्रांजैक्शन अप्रोच है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी अप्रोच है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं हमारे इंटरेस्ट रेट एंड इनकम से, और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं हमारे किस चीज से? ट्रांजैक्शन कॉस्ट से। इस तरीके का रिलेशन बताया गया कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस डिनोटेड बाय एन, ये डायरेक्टली रिलेटेड है इनकम एंड इंटरेस्ट रेट एंड इनकम से, और इनवर्सली रिलेटेड है किस चीज से? ट्रांजैक्शन कॉस्ट से, जिसे हमने बी से डिनोट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि कोई इकोनॉमी है इंडस जो ग्रो कर रही है 6% पर एनम के रेट से। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रेशियो इतना है तो कैपिटल आउटपुट रेशियो आपको बताना है किस मॉडल के अनुसार? हैरो-डोमन मॉडल के अनुसार। तो हैरो-डोमन मॉडल के अनुसार हमें पर कैपिटा ग्रोथ रेट कैसे पता चलता है? सेविंग्स रेट को अगर हम लोग यहाँ पे किस चीज से डिवाइड कर दें? कैपिटल आउटपुट रेशियो से, जिसे मैं थीटा से डिनोट कर रही हूँ। मुझे बोला गया है ग्रोथ रेट यहाँ पर कितना हमारे पास है? हमें बोला गया है कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो रहने वाला है हमारा 6% का, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है दैट इज गोइंग टू बी 31.2%। तो हम लोग एक बारी जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लो। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें तो मुझे ग्रोथ रेट कितना गिवन है? 6%। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? 0.0 से। सेविंग्स रेट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सेविंग्स रेट हमारे पास है 31.2%, ठीक है। कितना है हमारे पास? हमारा सेविंग्स रेट है 31.2%। ओके राइट, तो हमारे पास हमारा सेविंग्स रेट है 31.2%। तो 31.2% है, 31.2% यहाँ पर हमें गिवन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। 31.2% है, तो जब भी कोई चीज परसेंटेज के टर्म्स में होती है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से। इसको हम लोग किस तरीके से अब लिख सकते हैं? यहाँ पर 0.312 इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास सेविंग्स रेट है 0.312 डिवाइडेड बाय, हमें क्या निकालने को कहा गया? कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कि थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0.312 डिवाइडेड बाय 0.06 इसके बराबर हो जाएगी। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ थोड़ा सा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 312 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या बन जाएगा? 6/100। रेसिप्रोकल करूंगी तो क्या बन जाएगा? 100/6 बन जाएगा। इसे अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, 2 0 से 2 0 गए, क्या बच जाएगा हमारे पास? 312/60। सॉल्व करते हैं हम लोग इसे, क्या निकल कर आएगा हमारे पास? इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 5 30 एंड 6 2 12। ये बन जाएगा हमारे पास 6 10 60। कैंसिल आउट करके क्या बच रहा है हमारे पास? 5.2। हमारे पास क्या निकल कर आ गया? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आई होप इतनी बात एकदम सबको क्लियर हो चुकी होगी। हमें यहाँ पर ग्रोथ रेट गिवन था, हमने सेविंग्स रेट की वैल्यू को पुट करा और कैपिटल आउटपुट रेशियो को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ओके, इस तरीके का क्वेश्चन हमें गिवन है, यानी कि हमें यहाँ पे एक यूटिलिटी फंक्शन देकर बोला गया है कि अगर दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन। कैसा यूटिलिटी फंक्शन है ये हमारा? ये है हमारे पास हमारा
कॉप डगलस यूटिलिटी फंक्शन, ये है आपके पास यहाँ पर हमारी बजट लाइन की इक्वेशन। आपको बताना है ऑप्टिमम बंडल जिसमें गुड एक्स और गुड वाई के बारे में बात की गई है, तो ऑप्टिमल बंडल में गुड एक्स और गुड वाई की क्या क्या वैल्यूज होगी। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जब भी हम कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करते हैं, सो इफ यू आर गिवन अ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन और आपको ऑप्टिमम बंडल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है। हम गुड एक्स की ऑप्टिमम क्वांटिटी निकालने के लिए a अपॉन में a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड एक्स से, और गुड वाई की ऑप्टिमम क्वांटिटी निकालने के लिए हम b अपॉन में a प्लस बी को लेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे m अपॉन में प्राइस ऑफ गुड वाई से। ठीक है, अब ये a क्या है, कुछ नहीं, जो मुझे यूटिलिटी फंक्शन गिवन है ना, क्या गिवन है, x इंटू में y। इस x की पावर को मैं a बोल रही हूँ और y की पावर को मैं b बोल रही हूँ। अब देखो x की तो कोई पावर ही नहीं है, तो मैंने x की पावर को 1 बोला और y की पावर को भी 1 बोला, तो ये मेरा a है और ये मेरा b है। वैल्यूज को पुट कर दो। 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकती, a की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1। a प्लस बी यानी कि 1 + 1 2। इनकम हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हम भी m ही लिख देते हैं अपॉन में px। क्या बन जाएगा, m अपॉन में 2px हमारे पास हमारी ऑप्टिमम क्वांटिटी है गुड x की। दूसरा सिमिलरली b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, दैट इज द पावर ऑफ y। a प्लस बी 2 बन जाएगा। m अपॉन पी वाई को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, क्या बन जाएगा, m अपॉन में 2 पी वाई हमारे पास बन जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार रीड कर लो इसको, एक बार फटाफट से रीड कर लो, ठीक है। आई होप इतनी बात एकदम सबको क्लियर हो चुकी होगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, m अपॉन में 2px एंड m अपॉन में 2py। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक मैं एक बारी देख लेती हूँ अभी हमारे कितने क्वेश्चंस और यहाँ पे बाकी है। क्वेश्चंस तो हमारे बहुत सारे बाकी हैं बिकॉज पेपर थोड़ा हमारा इस टाइप का है कि जिसमें बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को रीड करो। आपसे बोला गया है कि फिलिप्स कर्व हमारा क्या होता है, हमें बताता है कि देयर एग्जिस्ट अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। ट्रेड ऑफ तो शॉर्ट रन में होगा, तो इसके लिए थर्ड करेक्ट है। वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर हमें क्या शो कर रहा होता है, हमें पता है लॉन्ग रन में हमारा जो फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल हो जाता है, जो हमें ये बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा 4। गोल्डन लेवल ऑफ सेविंग हमारे पास क्या है, कंजम्पशन पर कैपिटा maximum at the steady state and Ricardian equivalent debt financing by bond issues merely postponement of or postpones taxation। तो 3412 is the correct, 3412 ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करते हैं, साथ में ग्राफ बनाते हैं और सारी की सारी इंप्लीकेशन को समझते हैं। हम कह रहे हैं कि जब हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है, ओके, अब वहां पर अगर हमारा सप्लाई कर्व स्टीपर है, देन द प्राइस चेंज इज लार्जर एंड द चेंज इन द अमाउंट बॉट एंड सोल्ड इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द फ्लैटर सप्लाई कर्व। ठीक है, सिंपल सी चीज है, मैंने कहा कि हमारा सप्लाई कर्व यहाँ पर कैसा है, स्टीपर है, ओके, और मेरे पास मेरा एक डिमांड कर्व है, यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल रही थी। अब मैं कह रही हूँ कि जो हमारा डिमांड कर्व था, मैंने एक स्टीपर सप्लाई कर्व बनाया और ये मेरा डिमांड कर्व है। अब हमने कहा कि जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर गया, लेट्स से मैंने कहा वो राइटवर्ड शिफ्ट कर गया। जब डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर गया तो अब इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस इतनी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इतनी, हमें क्लियरली दिख रहा है प्राइस में जो चेंज आया है वो ज्यादा है हमारी क्वांटिटी में होने वाले चेंज से। तो आपसे स्टेटमेंट 1 में यही कहा गया, प्राइस में होने वाला चेंज लार्जर है क्वांटिटी में होने वाले चेंज से, जब आपका सप्लाई कर्व स्टीपर और वहां पर डिमांड कर्व आपका शिफ्ट कर रहा है। पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट को देखो, यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपका जो डिमांड कर्व है वो स्टीपर हो, ओके, तो स्टीपर डिमांड कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस टाइप का है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, यहाँ इक्विलिब्रियम हमें मिल रहा था। अब क्या हुआ, अब आपसे कहा गया है कि आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है, तो लेट्स से कि जो हमारा सप्लाई कर्व है दिस वन, ये यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सप्लाई कर्व शिफ्ट कर रहा है तो आपको दिख रहा है कि प्राइस में फॉल आ रहा है और डिमांड बढ़ रही है। यहाँ पे भी क्या बोला गया है, प्राइस में होने वाला चेंज बड़ा है आपके ये जो क्वांटिटी है इसमें होने वाले चेंज से। क्लियरली दिख रहा है कि जब हमारे पास हमारा डिमांड कर्व स्टीपर था और हमारा सप्लाई कर्व तब शिफ्ट कर रहा है, तो भी हमें सेम चीज देखने को मिल रही है कि प्राइस में होने वाला चेंज ज्यादा है क्वांटिटी में होने वाले चेंज से। तो हमारे पास स्टेटमेंट 2 भी एकदम सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू को निकालना है। तो मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, 1 प्लस में करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो डिवाइडेड बाय करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो प्लस में रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो। हमारे पास क्वेश्चन में सारी चीजों की वैल्यू गिवन है, हम उन्हें पुट करेंगे। तो करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो दैट इज स्मॉल सी, उसकी वैल्यू है 0.2,
पी की जगह वापस से 0.2 लिख दो, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो है 0.1, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 पॉइंट में 0.2 और ये बन जाएगा 0 पॉइंट में 3। इसको कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा, इट विल बिकम योर 12 बाय में 3 कैंसिल आउट करके यू विल बी गेटिंग अ 4। तो हमारे पास करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कॉर्नोट नाश इक्विलिब्रियम, स्टैकलबर्ग मॉडल, किंग डिमांड कर्व मॉडल एंड बर्ट्रांड मॉडल। किंग डिमांड कर्व मॉडल किस चीज के बारे में बात करता है, प्राइस रिजिडिटी के बारे में। बर्ट्रांड मॉडल में हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइस लीडरशिप मॉडल। देन हमारे पास स्टैकलबर्ग मॉडल में एक फर्म पहले अपना आउटपुट डिसाइड करती है क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंसी आइडेंटिफाई कर लेती है, और फिर दूसरी फर्म उसको उसका जो आउटपुट है उसको कांस्टेंट मानते हुए अपना आउटपुट डिसाइड करती है। तो स्टैकलबर्ग मॉडल के लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज फिक्सिंग क्वांटिटी। कॉर्नोट नाश इक्विलिब्रियम, इट इज अ नॉन कल्यूसिव ओलिगोपॉली का केस। तो 2 3 4 1 करेक्ट क्या है हमारे पास फॉर दिस क्वेश्चन, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्लब गुड जो होते हैं वो हमें पता है पब्लिक गुड होते हैं, प्राइवेट गुड होते हैं, क्लब गुड्स होते हैं, हमारे कॉमन पूल्ड रिसोर्सेज होते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लब गुड, ये नॉन राइवल होते हैं, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। सॉरी, नॉन राइवल होते हैं मतलब कि किसी एक की कंजम्पशन से दूसरे के लिए जो अवेलेबल क्वांटिटी है उस पर असर नहीं पड़ता, लेकिन एक्सक्लूडेबल होते हैं, यानी कि जब तक किसी ने पे नहीं किया उसे एक्सक्लूड किया जा सकता है। दैट इज करेक्ट। A public good is non-rival and non-excludable, that is also correct। दोनों बातें सही हैं, लेकिन रीजन आपकी assertion को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही अलग अलग बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे जितने भी रेवेन्यू सिस्टम्स आए थे यहाँ पे, ओके, तो आपको पता है कि कॉलोनियल इंडिया के दौरान रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के सिस्टम्स को लाया गया था। आपसे अगर मेनली यहाँ पर हम बात करें, पूछा कहाँ से क्वेश्चन जा सकता है, एक आया था बच्चे हमारे पास परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, एक था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, एक था रियोतवाड़ी सिस्टम, और एक था हमारे पास महलवाड़ी सिस्टम। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ये जो सिस्टम है ये किस किस के द्वारा लाए गए, कौन कौन से रीजन्स में लाए गए, कब कब लाए गए। आपका क्वेश्चन यहाँ पे बना है कि कौन सा सिस्टम कहाँ पर लाया गया था। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहाँ पर आया था, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। रियोतवाड़ी सिस्टम कहाँ पर आया था, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। महलवाड़ी सिस्टम कहाँ पर आया था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, यूपी, पंजाब, इन सारे इलाकों में। ओके, इन सारी जगहों पर। अब हमें इन्हीं में से, इसी के बेसिस पर करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बंगाल और बिहार में था, सही है। यूपी एंड पंजाब में रियोतवाड़ी सिस्टम था, एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में महलवाड़ी सिस्टम था। इतनी बात तो ठीक थी, लेकिन ये आगे की लाइन गलत है, क्योंकि रियोतवाड़ी सिस्टम यूपी और पंजाब में नहीं था, ये कहां पर था, मद्रास एंड बॉम्बे में, इसलिए गलत है। बी ऑप्शन में कहा गया सभी जगह सेम लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, गलत है। थर्ड में कहा गया कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बंगाल और बिहार में था, और महलवाड़ी सिस्टम यूपी में था, दिस इज करेक्ट। बंगाल और बिहार में रियोतवाड़ी था, यहीं पे गलत हो जाता है। यूपी एंड पंजाब में महलवाड़ी था, करेक्ट है। एंड डेक्कन एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में रियोतवाड़ी था, करेक्ट। तो सी एंड ई हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, कर्टोसिस निकालने को कहा गया है इस वाले केस में। अब देखो, कर्टोसिस निकालने के लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, ये जो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू, यहाँ पे ये जो हमें वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू को हमें पुट करना है, एंड जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है इसके स्क्वायर को हमें यहाँ पर निकालना है, इसके स्क्वायर को हमें यहाँ पर पुट करना है। अब देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो फॉर्मूला के अनुसार हम इसे न्यूमरेटर में पुट करेंगे। डिनोमिनेटर में हमें क्या पुट करना है, ये जो हमारे पास है एक्स माइनस म्यू स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसका स्क्वायर हमें लेना है। मैंने बोला ना, इसका हमें स्क्वायर चाहिए, तो हमें ये वैल्यू गिवन है 2 है, हमें इसका भी स्क्वायर करना होगा अगर हमें कर्टोसिस की वैल्यू चाहिए तो 16 है डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल आउट कर दोगे 4 आ जाएगा। कर्टोसिस की वैल्यू हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 4 निकल कर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डैनियल थॉर्न रेफर टू कॉलोनियल इन्वेस्टमेंट इन आउट, इनमें से किस जगह पर की गई कॉलोनियल इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर डैनियल थॉर्नर ने कहा है कि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है एट पब्लिक रिस्क। कौन सी इन्वेस्टमेंट है, वो है बच्चे हमारी रेलवेज में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट। हमारी नहीं, मतलब कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो ब्रिटिशर्स ने की थी उस इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात करें। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू गिवन है और एक्स की जो हमारा वेरिएबल है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू गिवन है, ठीक है, ओके। ऑलराइट, आपसे बोला गया कि अगर ये सिचुएशन है तो आपको वेरिएंस निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, उस रैंडम वेरिएबल एक्स के स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू गिवन है और उस रैंडम वेरिएबल की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको गिवन है। आपको बताना है कि यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस कैसे निकलेगा। इसके लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। इस रैंडम वेरिएबल का अगर हम वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है उसके स्क्वायर को। तो देखो, हमारे पास एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, 16 है,
माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है 2, हमें उसका स्क्वायर इसमें से माइनस करना है, तो बन जाएगा 16 माइनस में 4 यानी कि 12। यही क्या है हमारे पास, हमारे रैंडम वेरिएबल एक्स का वेरिएंस, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कोरिलेशन एनालिसिस में हम इनमें से क्या मेजर करते हैं। सिंपल सी बात है, कोरिलेशन एनालिसिस में हमारे पास जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में हम डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी वो बॉडी है जो डिसाइड करती है कि टैक्स रेवेन्यूज में शेयर ऑफ स्टेट क्या होगा सेंटर के साथ। वेरी इजी, दैट इज फाइनेंस कमीशन। अभी पहले भी मैंने आपको बताया था, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि अगर सपोज द स्लोप कोफिशिएंट इन रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। रिग्रेशन ऑफ y ऑन x का मतलब क्या है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा इंटरसेप्ट है, ये हमारा इंडिपेंडेंट ये हमारा स्लोप कोफिशिएंट है और ये हमारा इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। तो y ऑन x का मतलब होता है कि हमने y को डिपेंडेंट माना है और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना है। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि अगर ये वाला केस है, जब हम रिग्रेशन ऑफ y ऑन x कर रहे हैं तो हमारे पास स्लोप कोफिशिएंट की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो 15 निकल कर आती है। ओके, आपसे पूछा गया है कि अगर इस रिग्रेशन ऑफ y ऑन x में हमारे पास y की जगह y + 10 हो और x की जगह x - 5 हो, ये वाला केस हो, तो स्लोप कोफिशिएंट कैसे चेंज हो जाएगी। पहले जब ये वाला रिग्रेशन था हमारे पास मॉडल, तो हमारे पास स्लोप कोफिशिएंट की वैल्यू 15 थी। अब अगर ऐसा रिग्रेशन मॉडल हो जाए तो स्लोप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप कोफिशिएंट की वैल्यू सेम ही रहेगी, इट विल रिमेन 15 ओनली। करेक्ट आंसर है 3। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई रिग्रेशन मॉडल है, उसमें हमारे जो वेरिएबल्स है, एक्सप्लेनेटरी एंड आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें हम कुछ भी ऐड या माइनस करते हैं तो उससे स्लोप कोफिशिएंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं उन वेरिएबल्स को तो स्लोप कोफिशिएंट की वैल्यू पर असर पड़ता है। यहाँ तो हमने सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है हमारे वेरिएबल्स में, तो उससे स्लोप कोफिशिएंट की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो 15 थी और 15 ही रहेगी। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिस वन। इसमें हमें दो चीजें बोली गई हैं और आपको बताना है कि करेक्ट है या नहीं। हम जब हमारे जीडीपी को मेजर करते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच का यूज करके, तो वहां पर हम इंपोर्ट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट है। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते हैं तो हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हमारे पास है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। यही हम लोग ले रहे होते हैं, इन चारों चीजों को हम लोग लेते हैं। ओके, अब नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, हमने एक्सपोर्ट्स को जोड़ा है और इम्पोर्ट्स को हटा दिया है। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हम इम्पोर्ट्स को हटा देते हैं। हम इम्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड। अब हम बता रहे हैं कि हमने इंपोर्ट्स को क्यों नहीं लिया, अलग से हमने इंपोर्ट्स को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इंपोर्ट्स ऑलरेडी तभी इंक्लूड हो जाते हैं जब हम बाकी के कंपोनेंट्स की वैल्यू लेते हैं, तो उसमें इंपोर्ट्स वाली वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। तो इंपोर्ट्स आर इंक्लूडेड व्हेन वैल्यूज ऑफ कंजम्पशन एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर कैलकुलेटेड। तो उनमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए हम बाद में अलग से नहीं ले रहे हैं और उसको हटा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये रीजन करेक्ट है। तो हमारे पास ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, आपको बताना है कि अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू कम है तो उसमें से यहाँ पर हमारे पास कैसा इनमें से क्या क्या उस सिचुएशन में सही होगा। तो क्या क्या सही होगा बच्चे, एक तो हमारा सेविंग फंक्शन फ्लैटर हो जाएगा। जब हमारे एमपीएस की वैल्यू कैसी है, स्मॉलर है, कम वैल्यू है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो सेविंग फंक्शन है वो फ्लैटर हो जाता है। और साथ ही साथ हमारे पास क्या होगा, एक चीज और होगी कि हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लायर जिसे हम के से डिनोट करते हैं वो 1 में एमपीएस, इस तरीके से एमपीएस से रिलेट करता है। तो अगर एमपीएस की वैल्यू हाई है तो ये तो इसके साथ एमपीएस की वैल्यू अगर लो है तो ये तो इसके साथ इनवर्सली रिलेटेड है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई हो जाएगी। तो डी एंड ई यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। वेरी इजी क्वेश्चन। मोड क्या होता है, मोड हमारा एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। क्वार्टाइल डेविएशन हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, तो इसके लिए 3, दिस इज 4। कोरिलेशन कोफिशिएंट अभी अभी पढ़ा था, लीनियर रिलेशन का जो हम लोग डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, उसे मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए हमारे पास करेक्ट हो जाता है 2। और स्टैंडर्ड एरर दैट इज द मेजर ऑफ सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी 1। तो 3 4 2 1 इज द करेक्ट आंसर, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच ऑफ पीगू जो है उसके सीक्वेंस में, उसके अनुसार इन चीजों को एकदम आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो देखो सीक्वेंस यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले शुरुआत होगी, हमने कहा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, अब क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, इस वजह से वेजेस भी कम हो जाएंगे और प्राइस लेवल भी डिक्लाइन कर जाएगा। अब क्योंकि प्राइस लेवल डिक्लाइन कर चुका है, इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, देखो वेजेस कम हो गए, प्राइस लेवल डिक्लाइन कर चुका है, अब इसकी वजह से क्या होगा, फर्दर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी एंड प्राइस डिक्लाइन रिजल्ट इन प्राइस ऑफ एसेट्स फॉलिंग, यानी कि एसेट्स के प्राइस भी यहाँ पर फॉल हो जाएंगे।
ओके चलो, देन रियल वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीजेस। अब यहाँ पर जो एसेट्स के रियल वैल्यू है, एसेट्स यानी कि हम यहाँ पे मनी बैलेंसेस की बात करें, क्योंकि प्राइस लेवल यहाँ पर कम हो चुका है तो इसकी वजह से ये जो हमारे एसेट्स है, जो रियल मनी बैलेंसेस है, ये इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सो विद द इंक्रीज इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी बैलेंसेस, ओके, तो यहाँ पर हमारे रियल मनी बैलेंसेस की वैल्यू बढ़ गई। अब लोग वेल्दी फील करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि रियल मनी बैलेंस की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे कि वो सेविंग कम करेंगे यहाँ पर और कंजम्पशन को इंक्रीज कर देंगे, और कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो वापस से आउटपुट राइज करने लग जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा? सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होने की वजह से वेजेस एंड प्राइस डिक्लाइन कर जाते हैं, फिर कॉस्ट डिक्लाइन करती है, देन हमारे पास रियल वैल्यू भी नेक्स्ट स्टेप में डिक्लाइन कर जाती है, और एंड में लोग यहाँ पे सेविंग कम कर देते हैं बिकॉज दे स्टार्ट टू फील वेल्दी और अपने कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं। DACBE हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देखो, ईस्ट एशियन क्राइसिस हुई थी 1997 में, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2008 में, देन वॉर इन यूक्रेन होती है 2022 में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में आई थी 1991 में, और 2019 के एंड से ही यहाँ पे कोविड पीरियड की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, 2020 हम मेन पीरियड कह सकते हैं चाहे तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या निकल कर आएगा? सबसे पहले क्या हुआ है यहाँ पे? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, देन उसके बाद ईस्ट एशियन क्राइसिस, देन उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, देन कोविड-19 का आउटब्रेक होता है, और देन वॉर इन यूक्रेन होती है। तो EACBD ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि इफ these two are the opportunity cost of producing X in terms of Y in country A and B, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग X इन टर्म्स ऑफ Y, कंट्री A के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो गिवन है, एंड कंट्री बी के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो यहाँ पर आपको गिवन है। यहाँ पर आपको बताया गया है दैट PX/PY इज द इंटरनेशनल प्राइस रेशियो, ये इंटरनेशनल प्राइस रेशियो है। हम कह रहे हैं दोनों ही कंट्रीज यहाँ पर कंप्लीटली स्पेशलाइज करेंगी कब? तो बच्चों, दोनों ही कंट्रीज तब कंप्लीटली स्पेशलाइज करेंगी जब ये इंटरनेशनल प्राइस रेशियो लाई करेगा इन दोनों ही कंट्रीज की जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑफ प्रोड्यूसिंग X इन टर्म्स ऑफ Y, उसके बीच में। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? दिस वन। जब इंटरनेशनल प्राइस रेशियो इन दोनों की ही कंट्री की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके बीच में लाई करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ओके, देन हमसे बोला गया फिस्कल डेफिसिट आपको बताना। ओके, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट आपको एक कंट्री के गिवन है, आपको प्राइमरी डेफिसिट बताना है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? कुछ नहीं, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू को माइनस कर दो। तो हमारे पास हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है? इट इज फिस्कल डेफिसिट इज 53,344। इंटरेस्ट पेमेंट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? 10,144। अब इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर दो, क्या बन जाएगा? 0 0 3 में से 1 क्या बचेगा? 2 बच जाएगा, 53 में से 10 गया, 43 बच जाएगा, 43,200। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट। ओके, ठीक है, चलो अभी भी हमारे काफी सारे क्वेश्चंस हैं तो जल्दी जल्दी करके एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आपसे पूछा गया गॉस मार्कोव थ्योरम के अनुसार इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? गिवन द assumptions of the classical linear regression model, the ordinary least square estimators possesses some optimum properties given in the Gauss-Markov theorem. Which of the following is not a part of the Gauss-Markov theorem? कौन सी वाली चीज कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारे बीटा 2 की है दैट इज इक्वल टू 0, ये वाली बात यहाँ पे सही नहीं है। सेम चीज को हमने यहाँ पर लिखा है। अब पढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को और उसे डिस्कस करते हैं एक बारी डिटेल में। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, लेट्स मूव टू दैट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पे नेम्स गिवन है और हमें उनके साथ मैच करना है जिनकी ये बुक्स हैं। तो फटाफट से रीड कर लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमीज, हिंद स्वराज, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है, अगेन यू कैन अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड इन दिस क्वेश्चन। कैसे? आपको ये डेफिनेटली पता होगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक है? इट इज बाय दादा भाई नरोजी। तो करेक्ट हमारे पास क्या बन जाता है? फोर्थ के लिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर 3। डी के लिए 3 करेक्ट है। देखो, इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें डी के लिए 3 करेक्ट है, तो आप जल्दी से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। बट स्टिल हम लोग सभी को देख लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इट इज बाय BR अम्बेडकर। एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमीज इज बाय महादेव गोविंद रनाडे। हिंद स्वराज इज बाय MK गांधी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन रहा था? इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस के लिए करेक्ट है हमारे पास BR अम्बेडकर। एसे ऑन इंडियन इकोनॉमीज इज बाय महादेव गोविंद।
ऑप्शन नंबर 4 एंड हिंद स्वराज इज बाय MK गांधी। तो 2413, देखो हमारे पास 2413, अदरवाइज भी हमारा यही करेक्ट आंसर बन रहा है। तो एलिमिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि उस क्वेश्चन में एलिमिनेशन को अप्लाई कर पाना पॉसिबल है। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, द सिंपल न्यू क्लासिकल सोलो मॉडल अज्यूम। तो जो सिंपल न्यू क्लासिकल सोलो मॉडल है वो क्या अज्यूम करता है, वो अज्यूम करता है हैरेड न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल चेंज को। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके सो दिस इज द क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन हो सकता है रीड करके आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे या फिर देखने में एक बार ये डिफिकल्ट लगे, बट अदरवाइज इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। आपसे कहा गया है डिमांड फॉर मनी हमारे पास इसके बराबर है एंड सप्लाई ऑफ मनी हमारे पास इसके बराबर है। आपको बताना है कि अगर ऐसा केस है तो इनमें से क्या करेक्ट होगा। सबसे पहली बात, जब हम लोग बात करते हैं हमारे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, तो हमें पता है मनी मार्केट में हमें कहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलता है, जहां पे डिमांड फॉर मनी मनी सप्लाई के बराबर होती है। ठीक है, तो डिमांड फॉर मनी को यहाँ पर हम लोगों ने बोला है किस तरीके से, इस तरीके से डिनोट करा है, तो जहां पर हमारे पास डिमांड फॉर मनी मनी सप्लाई के बराबर होगी। तो ये किसके बराबर है, डिमांड फॉर मनी 0.25y के बराबर है और मनी सप्लाई किसके बराबर है, हमारे पास 500 के बराबर है। सॉल्व करो इसको तो हमारे पास हमारी y की वैल्यू निकल कर आएगी, इट विल बी 500 अपॉन में 0.25। ये 0.25 हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 25 अपॉन में 100, कैंसिल आउट करके बन जाएगा 1 बाय में 4, 4 ऊपर जाके 500 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास इनकम की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 2000। तो y की वैल्यू हमारे पास है 2000। अब देखो 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर y हमारा 2000 के बराबर है, हमें आइडेंटिफाई करना है। सेकंड तो बिल्कुल गलत है, 1, 3 और 4 में से कौन सा करेक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास जो हमारा डिमांड फॉर मनी की इक्वेशन है, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि इंटरेस्ट के बारे में कुछ बात ही नहीं हो रही है, इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर रिलेशन ही नहीं हो रहा। तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो हमारा कर्व बनेगा, LM कर्व, वो कैसा बनेगा, दैट विल बी वर्टिकल। तो हमारा LM कर्व यहाँ पे वर्टिकल बनेगा। रीजन मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे जो हमें इक्वेशन गिवन है वहां पर हमने देखा कि जो डिमांड फॉर मनी है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम पर डिपेंड कर रही है, उसमें इंटरेस्ट के बारे में बात ही नहीं की गई है। तो क्योंकि डिमांड फॉर मनी यहाँ पर परफेक्टली इन इलास्टिक है इंटरेस्ट रेट के रिस्पेक्ट में, इसी वजह से हमारा जो LM कर्व है वो कैसा आएगा, वर्टिकल। कहां पर, जहां y की वैल्यू हमारे पास 2000 है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। इस क्वेश्चन में ओके आपसे कहा गया अगेन LM कर्व से ही रिलेटेड क्वेश्चन, एक अलग क्वेश्चन है। LM कर्व हमें रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट के वो सारे कॉम्बिनेशन जिनके लिए आपकी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है, राइट। ओके, सो LM curve represents the locus of all those combinations of income and interest rate which satisfy this condition। ये condition क्या है कि जहां पर demand for money मनी सप्लाई के बराबर है। ओके, सो फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ M एंड P आपको फाइंड आउट करने को बोला गया है कि dy बाई di क्या होगा। अब LM कर्व हमें शो कर रहा है वो सारे कॉम्बिनेशंस इनकम एंड इंटरेस्ट रेट के जिनके लिए मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है, और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम हमें कहाँ मिलता है, जहां डिमांड फॉर मनी मनी सप्लाई के बराबर होती है, जैसा यहाँ पर हमें गिवन है। तो हमें dy बाई di की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमें क्या शो कर रहा है, रियल मनी सप्लाई, रियल मनी बैलेंस के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिमांड फॉर मनी है। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अब जब हम इस साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, डिफरेंशिएट करने पे 0। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं इस डिमांड फॉर मनी फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगी y के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, dy इनटू में, प्लस में मैं इसी डिमांड फॉर मनी फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगी इंटरेस्ट रेट के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, dy। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको हम लोग ओके तो एक चीज को ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने डिमांड फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करा है इनकम के रिस्पेक्ट में, तो इसी सेम चीज को मैं इस तरीके से भी डिनोट कर सकती हूँ, और dy एज इट इज रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या करा है, डिमांड फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करा है, मनी डिमांड फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करा है इंटरेस्ट रेट के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ, सेम बात है, इनटू में dy। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0। अब इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे और उस फॉर्म में लेकर आएंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज dy बाई di। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैंने कहा L डैश y इंटू में dy बराबर है किस चीज के,
लेट से ये उधर चला गया तो ये हमारा माइनस का हो गया L डैश आई इंटू में डी आई, ठीक है। एक वैल्यू उधर चली गई तो वो माइनस की होगी। अब हमें क्या चाहिए, डी वाई। ये डी वाई एज इट इज है, मैंने इसके डिनोमिनेटर में डी आई को लिख दिया। ये L डैश आई विद नेगेटिव साइन हमारे पास यहीं पर है और ये L डैश वाई हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो डी वाई बाई डी आई की वैल्यू हमारे पास ये निकल कर आ चुकी है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या बन जाता है, L डैश आई अपॉन में L डैश वाई, यही करेक्ट है हमारे पास। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने आपको बताया सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि हमारे पास ये डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी को हमने इक्वेट करा। हमारे पास जो M है वो हमारी नॉमिनल मनी सप्लाई बता रहा था, P हमें प्राइस लेवल बता रहा था, तो M अपॉन P हमारे रियल मनी सप्लाई के बारे में बात कर रहा था। और यहाँ पे हमारा डिमांड फंक्शन है जिसमें Y इनकम को और I इंटरेस्ट रेट को डिनोट कर रहे हैं। जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा तो क्योंकि कॉन्स्टेंट थे तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। और इस साइड पे हमने जब सॉल्व करा सारी चीजों को हम लोगों ने फाइंड आउट करा तो एंड में हमारे पास डी वाई बाई डी आई की फॉर्म में फाइनल आंसर निकल कर आ जाता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिस वन। टॉबिन्स क्यू रेशियो रेफर्स टू। जो टॉबिन्स क्यू रेशियो है वो इनमें से किस चीज को रेफर कर रहा है, किस चीज को रेफर कर रहा है, जल्दी से बताएंगे किस चीज को रेफर कर रहा है। देखो टॉबिन्स क्यू रेशियो हमारा किसके बराबर होता है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म डिवाइडेड बाय टोटल एसेट वैल्यू। ओके तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म्स एसेट टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, जिसे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दोस एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है आफ्टर दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके सो हमें इनको अरेंज करना है, ये जितनी भी इवेंट जितनी भी चीजें हैं हमें इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखा देती हूँ। सबसे पहले बच्चे नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसे कब लाया गया था, 2015 में लाया गया था। देन समर्थ स्कीम जो है दैट इज स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर, इसे लाया जाता है 2017 में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसे कब लाया गया, 2018 में। ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हमारे पास क्या है, पीएम कुसुम स्कीम, इसे लाया गया था 2019 में। इसका एम क्या था, अगर किसी ने इसके बारे में ना सुना हो तो इसका एम था यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। कैसे, फार्मर्स के लिए एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, उनको सोलर पंप सब्सिडाइज्ड रेट्स पर प्रोवाइड करके, बाय सब्सिडाइजिंग सोलर पंप्स एंड रिन्यूएबल पावर प्लांट। देन हमारे पास है आयुष्मान शंकर स्कीम जो 2020 में आती है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं हमारे पास सबसे पहले कौन सी स्कीम आई थी, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट, तो ई हमारे पास सबसे पहले आ जाता है। देन हमारे पास क्या आया, देन हमारे पास आती है हमारे पास यहाँ पे समर्थ स्कीम। देन हमारे पास आती है 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दैट इज सी। देन आती है हमारे पास हमारी पीएम कुसुम स्कीम एंड देन हमारे पास है आयुष्मान शंकर स्कीम जिसके बारे में हमने बात की जो 2020 में आई है। तो EBCDA ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। हर एक स्कीम के बारे में, हर एक प्रोग्राम के बारे में आप डिटेल में स्लाइड पे रीड भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रिलेटेड टू द कोस थ्योरम। जल्दी जल्दी से रीड करते हैं, थोड़े से ही क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास हमारे रिमेनिंग है। तो देखो कोस थ्योरम हमारे पास क्या है, रोनाल्ड कोस की एक थ्योरम है जिसमें उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि अगर प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड हो, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना हो, तो पार्टीज आपस में बार्गेन कर कर बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के भी यहाँ पर एफिशिएंट सोल्यूशन तक पहुंच सकती है। ओके तो फर्स्ट जो असर्शन है वहां पे लिखा है, कोस थ्योरम स्टेट्स दैट एज लॉन्ग एज प्रॉपर्टी राइट्स आर डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड, बार्गेनिंग पार्टीज और बार्गेनिंग बिटवीन पार्टीज कैन इंश्योर एन एफिशिएंट आउटकम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, कि आपस में ही बार्गेन कर कर जो पार्टीज हैं वो एफिशिएंट सोल्यूशन तक पहुंच सकती हैं। कब, अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड हो और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना हो, ये भी कहा गया है वैसे। ओके, द असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स विद बार्गेनिंग अमंग पार्टीज कैन रिजॉल्व एक्सटर्नैलिटी प्रॉब्लम व्हेन द नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व्ड इज लार्ज। ये रीजन गलत है, व्हेन द नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व्ड इज स्मॉल। ज्यादा नंबर ऑफ पार्टीज नहीं, जब कम नंबर ऑफ पार्टीज यहाँ पर बार्गेनिंग में इन्वॉल्व हो। तो असर्शन हमारे पास ठीक है, तो हम कहेंगे असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली रीड करना। सपोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इज नॉर्मल। ठीक है, एक कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉर्मल। इसमें मीन आपको कितना गिवन है, मीन गिवन है आपको यहाँ पर 60 kg का। ओके, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 3 kg। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज from the following normal distribution, from the standard normal distribution gives the probability of a randomly selected student having weight less than 66। तो हमें यहाँ पर इस चीज को फाइंड आउट करना है। ओके,
आई होप काफी सारे स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने आते होंगे। एक बार आप फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लो, एक बार इसको समझने की कोशिश करो, खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, एंड देन हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ओके, जल्दी से एक बार रीड कर लो इसे। चलो रीड कर रहे हो, आई होप सभी बच्चे यहाँ पे रीड कर रहे हैं इसको सही तरीके से। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, हमें बोला गया है कि which of the following areas from the standard normal distribution gives the probability of a randomly selected student having weight less than 66। probability की जो weight है वो हमारे पास less than 66 हो, हमें ये फाइंड आउट करना है। इसे जानने के लिए हम z स्कोर को कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला क्या होता है, x बार माइनस में म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, ओके, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे x बार की वैल्यू कितनी है, 66 है। म्यू हमारे पास क्या है, यानी कि जो पॉपुलेशन मीन है वो हमारे पास कितना है, 60 है। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, 3 गिवन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/3 यानी कि 2 हमारे पास वैल्यू निकल कर आ रही। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आई है इसका मतलब क्या है कि देखो हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 66, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू प्रोबेबिलिटी कि z स्कोर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लेस देन 2 है। अब ये यहाँ पर हमें क्या इंप्लाई कर रही है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिली है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो हमारे पास लेफ्ट में है, एरिया टू द लेफ्ट, जहां पर z की वैल्यू हमारे पास इतनी निकल कर आई है। ओके, यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि द कमिटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ मॉनेटरी सिस्टम हेडेड बाय डैश रिकमेंडेड मॉनेटरी टारगेटिंग इन इंडिया। कौन सी ऐसी कमिटी थी जिसे मॉनेटरी सिस्टम रिव्यू के लिए लाया गया था और उन्होंने मॉनेटरी टारगेटिंग को रिकमेंड किया था, कौन थी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है सुखमोय चक्रवर्ती की कमिटी थी। देन हमारे पास क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, वेरी बेसिक क्वेश्चन, काफी बच्चों को पता होगा कि यहाँ पे 6 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, दिस वन। जल्दी से क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर से अगेन एक बार खुद ट्राई करने, आप लोग खुद ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड देन यहाँ पर फिर आप आंसर मैच करने की कोशिश करना कि करेक्ट है या फिर नहीं। रीड करते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पर हमें गिवन है पर कैपिटा प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है पर कैपिटा के टर्म्स में। ठीक है, देन हमें यहाँ पर क्या गिवन है, व्हाट इज द लेवल ऑफ कैपिटल पर कैपिटा, हमें बताना है। हमें जब ये पर कैपिटा प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, हमें डेप्रिसिएशन रेट गिवन है दैट इज 0.1, हमें सेविंग्स रेट गिवन है 0.4, हमें यहाँ पर बोला गया है कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हमने माना है 0 है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमें नहीं लेना, वो 0 है। तो हमें ये जो अगर सिचुएशन है ऐसी है तो हमें बताना है कि लेवल ऑफ कैपिटल पर कैपिटा, कैपिटल पर कैपिटा या कैपिटल पर वर्कर की जो वैल्यू है वो हमारे पास स्टेडी स्टेट में क्या निकल कर आएगी। कैपिटल पर कैपिटा को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, ऐसे। तो हमें स्टेडी स्टेट में कैपिटल पर कैपिटा की वैल्यू क्या होगी, अगर इस सिचुएशन के बारे में हम बात करें तो उसे फाइंड आउट करना है। देखो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली क्या करना है, सेविंग्स रेट को हमारे जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और उसे इक्वेट करना है किसके साथ, जो डेप्रिसिएशन रेट हमें यहाँ पर गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किस चीज के साथ, हमारे कैपिटल पर कैपिटा के साथ। ओके, हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करना है। सेविंग्स रेट मुझे कितना गिवन है, 0.4, मुझे पता है y हमारे पास किसके बराबर है, k रेज टू द पावर 0.5 मैंने लिख दिया, डेप्रिसिएशन रेट है 0.41। अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे k ही तो निकालना है जिसे हम स्टेडी स्टेट कैपिटल पर कैपिटा कह रहे हैं, मुझे इस k की ही तो वैल्यू चाहिए। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करूंगी सो आई विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल पर कैपिटा दैट इज k। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं यहाँ पर लाकर k रेज टू द पावर 0.5 के अपॉन में k को लिख दूं और यहाँ पर इसको 0.1 अपॉन में 0.4 ऐसे लिख दूं, ठीक है। ओके, ये क्या बन जाएगा, k रेज टू द पावर 0.5। ओके, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये k रेज टू द पावर 0.5 है, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी एक k है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इट विल बिकम 1/10 और 4/10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/4। इसे मैं अगर फर्दर सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा कि बेस सेम है, दोनों की पावर को ऐड कर दो तो 1 इसकी पावर है और इसकी पावर है 0.5, क्या निकल कर आएगा हमारे पास, k रेज टू द पावर 0.5 यहाँ पे निकल कर आएगा, बराबर है 1/4 के। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैं चाहूं तो k रेज टू द पावर
0.5 की जगह इसको ऐसे स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकती हूँ, मैं k के ऊपर स्क्वायर रूट लगा सकती हूँ 0.5 की जगह, मैंने वही किया है, और ये बराबर है 1/4 के। अगर 1/√k 1/4 के बराबर है तो रूट k किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। मुझे रूट k की नहीं, मुझे k की वैल्यू चाहिए, कैपिटल पर वर्कर की या कैपिटल पर कैपिटा की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट उधर जाकर स्क्वायर बन जाएगा और आंसर आ जाएगा 16। तो स्टेडी स्टेट में कैपिटल पर वर्कर या कैपिटल पर कैपिटा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आती है, इट कम्स आउट टू बी 16, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। एंड हमारे पास अभी कुछ और क्वेश्चंस बाकी हैं, उनको भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। आपसे पूछा गया कि अगर किसी इकोनॉमी में परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, फिक्स प्राइस लेवल है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को वहां फॉलो किया जाता है, तो उस सिचुएशन में अगर फॉरेन इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं तो उसका इकोनॉमी में आउटपुट पर क्या असर पड़ेगा। आउटपुट क्या कर जाएगा, हमारा डिक्लाइन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फॉरेन इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो उस सिचुएशन में फॉरेन की तरफ कैपिटल जाती है हमारे यहाँ से, यानी कि कैपिटल आउटफ्लो होता है, और उस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ आउटपुट डिक्लाइन करेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली। तो देखो हमारे पास क्या करेक्ट है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, केन्स की जो बुक है ये आती है 1936 में। ये बहुत फेमस बुक है, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन बाय डेविड रिकार्डो, 1817 में आई थी। एंड वेल्थ ऑफ नेशन, इतना बड़ा नाम देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, बट याद रखना वेल्थ ऑफ नेशन ये एडम स्मिथ की बुक है जो 1776 में आई थी। ओके, तो हम लोग अगर यहाँ पर इसको अरेंज करें, थियरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स के द्वारा है, तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, डी निकल कर आएगा हमारे पास, देन डी के बाद हमारे पास करेक्ट निकल कर आता है हमारा सी, देन हमारे पास ए है एंड देन हमारे पास बी है, तो डी सी ए बी, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक रैंडम सैंपल है, उस सैंपल में कितने यहाँ पर आपके पास आइटम्स हैं, सैंपल में आपके पास 10 आइटम्स है। ठीक है, तो सैंपल साइज हमारा 10 है। आपसे बोला गया है कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू 100 है, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 100 है, सैंपल साइज आपका 10 का है। आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स का एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है y का, उसकी वैल्यू 5 एंड 20 है। अगर ऐसा केस है तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। तो देखो सबसे पहले हमारे पास हमारी रिग्रेशन इक्वेशन कैसी बनेगी, अगर हम रिग्रेशन y ऑन x कर रहे हैं तो वो कैसी होगी, y इज इक्वल्स टू में β1 प्लस में β2 इंटू में x, यानी कि इसको हम डिपेंडेंट और इसे हम इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी कह रहे हैं। मुझे स्लोप कोफिशिएंट की वैल्यू बतानी, तो बच्चों जब हमें स्लोप कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए होती है तो वो हमारे पास कैसे निकल कर आती है, स्लोप कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है किस तरीके से, मुझे यहाँ पर सिंपली कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा वाई को डिवाइड करना है x के ही स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू से। कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा वाई है 100, x का स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, कैलकुलेट करूंगी निकल कर आ जाएगा 20। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 20 हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आई है, हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट की, रिग्रेशन कोफिशिएंट की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू निकल कर आई है 20। आई होप इतनी बात एकदम सबको क्लियर हो चुकी होगी। देन हमारे पास यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फटाफट से रीड कर लो। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवा ही दिए हैं, ये एक क्वेश्चन आई वुड लाइक टू गिव एज अ होमवर्क क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। इस क्वेश्चन को इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद थोड़ा सा अपना माइंड लगाते हुए सॉल्व करने की आप सभी को कोशिश करनी है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने हमारा फाइनली 2023 का जो पेपर था उसे पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, समाप्त कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो भी हमारे थे वो एकदम क्लियर रहे होंगे। ओके, एंड अगर आप लोगों को इस सेशन की पीडीएफ भी चाहिए तो वो पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी आपको, यू विल गेट दैट पीडीएफ, या तो आपको यहाँ आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारी अड्डा 24/7 की, और वहां से जाकर आप इस पेपर सोल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इसे आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे भी आपको पेपर सोल्यूशन की ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। एंड इस चैनल पे सिर्फ पेपर सोल्यूशन की पीडीएफ ही नहीं, आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारा स्टडी मटीरियल, सारी रेलिवेंट चीजें आपको इसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाती हैं। सो यू कैन ज्वाइन, स्कैन करके ज्वाइन कर लेना है, नेम सर्च कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोग अगर CUET PG इकोनॉमिक्स का पेपर सोल्यूशन देख रहे हो, इट
मीन्स आप CUET PG 2027 के लिए कहीं ना कहीं अपीयर करने के बारे में प्लान करें। सो इफ़ यू वांट कि जैसे मैंने आपको पेपर समझाया वैसे मैं आपको पूरा सिलेबस भी कवर करा दूँ, सारी चीज़ें अच्छे से समझा भी दूँ, नोट्स PDFs भी दे दूँ, बैच टेस्ट भी आपको मिल जाए, प्रैक्टिस सेशंस भी आपके पास हो, डाउट क्लासेस वगैरह भी आपको सब कुछ मिल जाए, तो सारी प्रिपरेशन एक ही जगह पर हो जाए, तो उस केस में आप यहाँ पे चाणक्य अल्टीमेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी CUET PG इकोनॉमिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। इस बैच ने ऑलरेडी 2026 में काफ़ी सारे टॉपर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट कि आपको भी उन्हीं टॉपर्स में से एक बनने के लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, तो आप जल्दी से यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। यू विल बी गेटिंग ऑल दीज फीचर्स इन द बैच। इसके अलावा आपके पास एक महापैक का भी ऑप्शन होता है, तो अगर आप चाहें तो चाणक्य अल्टीमेट में एनरोल कर लें या फिर महापैक में एनरोल कर लें। महापैक में एनरोल करने से आपको जो हमारे अभी लेटेस्ट बैचेस हैं, जो अपकमिंग बैचेस हैं, जो भी जितने भी बैचेस आएंगे हमारे 2027 के लिए, उन सब पर आपको एक ही बारी में एक्सेस मिल जाती है। सो इट्स लाइक अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। बैच में एनरोल करने से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो दिस इज माय मेल आईडी। आप इस मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं, और बैच में एनरोल करते हुए आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं PY19। इसे अप्लाई करने से क्या होता है कि बैच के प्राइस पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है और फाइनल प्राइस आपके लिए थोड़ी कम हो जाती है। ओके, बैच में एनरोल अगर आपको करना है तो आप किस तरीके से यहाँ पे जाके बैच में एनरोल कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिंपली अड्डा 24/7 की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करना है। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है, राइट साइड पे UG PG एंट्रेंस एग्जाम्स का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे जाओगे तो CUET PG आपको लेफ्ट कॉर्नर पे शो हो रहा होगा। देन सिंपली CUET PG इकोनॉमिक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चाणक्य अल्टीमेट बैच शो हो रहा है, ठीक है। अब जब आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे कूपन कोड एंटर करने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप PY19 एंटर कर सकते हो। उसको एंटर करने के बाद आपके लिए जो फाइनल प्राइस है वो कम हो जाएगी। उस प्राइस पे फिर आप बैच में एनरोल कर सकते हो पे नाउ पे क्लिक करके। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप एक और पेपर जो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब आपको उसके बारे में भी कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी कि 2023 के पेपर का लेवल क्या रहा था। सिमिलरली हमारे जो बाकी के पेपर्स बचे हैं वो भी आपको चैनल पर ही मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और अगर ये सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और एकदम 100% एफर्ट्स के साथ इसे करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एवरीवन।